मुझे वो वाली मेंटेलिटी बड़ी लूजर लगती है कि क्योंकि हमारे मुल्क के खिलाफ फिल्म बना दी तो बस इससे ज्यादा बुरी फिल्म और कोई हो नहीं सकती, कोई ना देखे, दिस वॉज अ टॉर्चर टू वॉच। काफी लोग मेरे मुल्क में ऐसा कर रहे हैं। अलबत्ता मेरा ऐसे करने का कोई इरादा नहीं है। मैं तो खुल के बोलूंगा, इसका पहला हिस्सा था, मैंने सिनेमा में देखा था, मुझे बहुत लुत्फ हुआ, मुझे बहुत मजा आया फिल्म सिनेमा में बिग स्क्रीन पर देखकर। बहुत ज्यादा एड्रेनलिन रश था, बड़े थ्रिल्स थे, बड़ा अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक था। और आपस की बात करूं तो इसका जो सेकंड पार्ट है, धुरंधर द रिवेंज, मुझे वो भी देखने की बहुत ज्यादा इच्छा थी। मैं काफी ज्यादा वेट कर रहा था कि कब रिलीज होगी, और वो हो गई 19 मार्च को। और मैंने वो फिल्म देखी भी, और मैंने बड़े शौक से देखी, और वाकई तकरीबन 4 घंटे की फिल्म है। कैसे कोई पौने 4 घंटे गुजरे पता ही नहीं चला। तो यहां तो फिल्म आई थिंक 100 आउट ऑफ 100 अगर एंटरटेनमेंट की बात करूं। हाँ, हम इंसान क्या चाहते हैं? बस यही चाहते हैं ना, 3 चीजें चाहते हैं हम, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। वो तो मुझे भरपूर मिली। सो आई एम नॉट वन ऑफ दोज लूजर्स जो कि कहेगा कि क्योंकि मेरे देश के बारे में ऐसी वैसी बातें कर दी, बहुत बुरी फिल्म है। मैं कहता हूं नेटफ्लिक्स पे आएगी, मेरे जितने भी पाकिस्तानी है, मेरे पाकिस्तानियों जरूर देखना। मेरे सुनने में आ रहा है कि 22 मई को नेटफ्लिक्स के ऊपर ये फिल्म रिलीज हो रही है। झिझकना मत, शर्माना मत, देखना, सामना करो, डट के सामना करो फिल्म का। अब जब मैंने ये कह दिया है कि भाई मैंने तो दोनों हिस्से बड़े एंजॉय किए, बल्कि मुझे सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट से ज्यादा मजे का लगा है, तो मैं साथ में ये भी कह दूं कि दिस फिल्म इज अ प्रोपेगेंडा विद अ कैपिटल पी। अब अगर काफी सारे मोदी के फैंस हैं और सपोर्टर हैं, और आरएसएस और बीजेपी के जितने भी भक्त हैं, अब उनको अगर ये बात चुभ जाए तो चुभ जाए, लेकिन सच तो मैं बोलूंगा। सच ये है कि फिल्म बड़ी एंटरटेनिंग है। सच ये है कि ये फिल्म बहुत ही बड़ा प्रोपेगेंडा है। अब जब मैंने ये कह ही दिया है, वंस वी गॉटन दिस आउट ऑफ द वे, बिल्कुल जैसे कि पहले हिस्से में इन्होंने किया था, धुरंधर के फर्स्ट पार्ट में इन्होंने कहा था कि जी इंस्पायर्ड बाय इनक्रेडिबल ट्रू इवेंट्स, तो उधर दर्शकों को ये ऑप्शन दे दी थी कि आप पिक एंड चूज कर लो, आप चुन लो इसमें से कौन सी बात पे यकीन करने की सच है, चुन लो कौन सी बात को आपने कहना है ये ड्रामेटाइजेशन है, ये तो फिक्शनलाइज्ड है, ये तो झूठी बात है। इधर भी उन्होंने यही किया, रूम आपके लिए ओपन छोड़ दिया, जिसका कि मतलब कि जो ऑलरेडी बायस्ड माइंडसेट के साथ फिल्म देखने जा रहे हैं, मतलब कि अगर आप मोदी भक्त हो तो आप हर उस चीज को सच मानोगे जो मोदी के पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को बुरा दिखाती है, जो भारत के लिबरल्स को और एनजीओ वालों को और स्कॉलर्स को बुरा दिखाती है, और जो पाकिस्तान को बुरा दिखाती है। आप कहोगे कि हर वो बात सच्ची है, पर वो चीज जो कि गलती से भी या अनइंटेंशनली भी शो कर दे कि पाकिस्तान के लोग ह्यूमन बींग्स हैं, या ह्यूमनाइज होते हुए अगर थोड़े से दिख भी रहे हैं, आप कहोगे कि ये है वो फिक्शन वाला पार्ट। तो वो जानबूझ के इस फिल्म के जो निर्देशक हैं, जिसके डायरेक्टर हैं आदित्य धर, उन्होंने जानबूझ के फिल्म को पोजीशन किया ही कुछ ऐसे है कि आप पे छोड़ा, हम थोड़ी बताएंगे कि इनमें से एक एक कौन सी बात सच्ची है तो कौन सी वाली बात फिक्शनलाइज्ड है, या कौन सी बात इनमें से ड्रामेटाइजेशन है। बस आप लोग चुन लो, पिक एंड चूज करो, चेरी पिकिंग करो। तो वो तो हम सारे कह रहे हैं, वो तो मैंने भी की है फिल्म देखते हुए, तो मैं अपनी भी खता मान रहा हूं। तो आपसे भी यही मेरी इल्तिजा है, आप भी अपने आप को इतना महान मत मानिए, दरअसल आप भी बायस्ड हैं, और आप बायस्ड लेंस के साथ ही इस फिल्म को देख रहे हैं। तो बड़ी चालाकी से इस फिल्म के जो डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने तो पहले डिस्क्लेमर दे दिया। इस दफा तो डिस्क्लेमर बहुत ही लंबा चौड़ा था कि जी ये ड्रामेटाइज्ड है, हम कहीं से भी नहीं कह रहे कि डॉक्यूमेंट्री है, लेकिन ऑफ कोर्स इसमें कुछ कुछ बातें हैं वो सच है। सो आप लोग उससे पहले कि मेरे ऊपर कूद पड़ो कि जी फिल्म है, फिल्म को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हो, फिल्म है वो फैक्ट तो नहीं है। उन्होंने तो शुरू में डिस्क्लेमर दिया है, मैं उस डिस्क्लेमर के ऊपर डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि वो मैं भी जानता हूं, और वो बड़ा लंबा चौड़ा डिस्क्लेमर है, लेकिन चालाकी क्या की है फिल्म मेकर्स ने, मैं वो भी पहचानता हूं और खूब पहचानता हूं। तो चलो अब जरा फिल्म के ऊपर बात करते हैं। और हाँ, मैं ये भी कह दूं, ये फिल्म रिव्यू शायद है, शायद नहीं है, मुझे पक्का नहीं पता, एनालिसिस जरूर है। तो अगर कोई मुझे कहे कि ये तो तूने हर सीन डिस्क्राइब करके दे दिया, ये रिव्यू तो नहीं है, तो मैं नहीं कह रहा कि ये रिव्यू है जरूरी या लाजमी तौर पे। इसके अंदर मेरा तबसरा है, मेरा एनालिसिस है, और बड़ा डिटेल्ड एनालिसिस है। और अगर आपने फिल्म नहीं देखी तो मत देखो यार ये वाली वीडियो, क्योंकि मैं तो इधर स्पॉयलर्स देने लगा हूं। तो चलो जी शुरू करते हैं चर्चा। बात कुछ ऐसी है कि पिछली पिक्चर खत्म हुई थी जिधर हमें पता चला कि जो हमजा मजारी बन के फिर रहा है रणवीर सिंह, एक बलोची रूप के अंदर, एक बलोच रूप में, उसने लंबे बाल रखे हुए हैं और बड़े सही डोले शोले बनाए हुए हैं। वो खैर उस फिल्म में हमें थ्रू आउट ही बताया गया था कि वो भारतीय जासूस है, लेकिन फिल्म के आखिर में बताया था कि उसका असल नाम क्या है, जसकीरत सिंह। तो हमें पता चला कि उन साहब का नाम है जसकीरत सिंह, और उनको भेजा था अजीत डोवल। उप्स,
अजय सान्याल ने, यानी कि जो फिल्मी अजीत दोवल है उनको भेजा था धुरंधर साहब को। धुरंधर का मतलब है स्टॉलवर्ट, या धुरंधर का मतलब के सुपरस्टार वगैरह कोई इस तरह की चीज। सो जो धुरंधर इन्फिल्ट्रेटर भेजा था अजय सान्याल ने, अजित दोवल ने, और पाकिस्तान में कि जी आप उनके टॉप नॉच जो भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके पॉलिटिशियंस हैं, उनके इनर कैबिनेट में जाकर बैठ जाओ और जासूसी करो, मुखबिरी करो और भारत को बताओ कि इनका अगला मंसूबा क्या है, इनके इरादे क्या है। तो वो माधवन उसको तब भेजता है जब हमें पता होता है कि जी वो सब कुछ हार चुका है जिंदगी में, वो जेल में है, उसको फांसी लगने वाली है, आगे उसको कोई भविष्य नहीं दिख रहा। तो वो तब उसको एक डील देता है माधवन, यानी अजय सान्याल जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का चीफ है। वो ये कहता है कि तुम ऐसा करो, तुम हमारे लिए पाकिस्तान में जाकर जासूसी करो, हम तुम्हें जिंदा रहने दे देंगे, तुम भी खुश हम भी खुश। सो दिस वॉज अ सॉर्ट ऑफ अ डील कि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी मिलती है, हमें बदले में पाकिस्तान के ऊपर स्पाई करने का एक बहुत अच्छा मौका मिल जाता है। वहां उस नोट के ऊपर फिल्म खत्म हुई थी और उधर रणवीर सिंह के कैरेक्टर ने वॉइस ओवर में कहा था कि ये नया भारत है, ये मुल्क में घुसता भी है, ये पड़ोसी मुल्क में भी घुसता है और ये घुसकर मारता भी है। एंड दैट वाज सपोज्ड टू बी अ थ्रेट, दैट वाज सपोज्ड टू बी अ थ्रेट फॉर एवरी पर्सन हु इज अ दुश्मन टू भारत, एंड नॉट जस्ट भारत, एनीबडी एंड एवरीबडी हु इज अ दुश्मन टू अखंड भारत। तो वहां जाकर उस नोट पे वो पिक्चर खत्म हो गई। अब ये चलचित्र वहां से तो शुरू होता है, लेकिन हमें शुरू के कोई पौने घंटे में एक ओरिजिन स्टोरी भी देता है कि ये जो हमजा अली मजारी उर्फ जसकीरत सिंह है, इसकी ओरिजिन स्टोरी क्या है। रणवीर सिंह की, इसका जो कैरेक्टर है वो शुरू किधर से हुआ, वो किधर से आ रहा है, किधर को जा रहा था, किस्मत उसको कैसे यहां ले आई। और हमें फिल्म की शुरू में दिखाया है कि जी पंजाब में रहता था, यानी भारत वाले पंजाब में, इसका बाप फौजी था, देशभक्त खानदान था एक तरह से अगर देखा जाए, क्योंकि मेरे ख्याल से इसका भाई भी फौज में था, ये खुद भी फौज में जाने का सोच ही रहा था। लेकिन किस्मत की करनी कि इतना बुरा हुआ कि एक बहुत ही करप्ट किस्म का सियासतदान था, और जो कि राजनीति में होता है सिंहासन के पीछे सत्ते के लिए। एक एमएलए होता है सुखविंदर सिंह, और वो बड़ा जालिम आदमी होता है। उसने इस देशभक्त जसकी सिंह, यानी कि जिसका बाप फौज में था, जिसका बड़ा भाई भी फौज में था, उसके बाप की भी हत्या करता है सुखविंदर सिंह एमएलए, उसके भाई की भी हत्या करता है, उसकी बड़ी बहन का बलात्कार करके उसकी हत्या करता है। और अब ये पिक्चर हमें दिखाती है शुरू के कुछ ही मिनटों में कि उसकी जो छोटी बहन होती है उसका भी अपहरण, यानी उसका किडनैप करके उसका भी कत्ल करने वाला ही होता है सुखविंदर सिंह के। ये जो जसकीरत सिंह है, रणवीर सिंह है, ये जाता है अपनी बहन को रेस्क्यू करने जाता है, उस एमएलए, उस करप्ट एमएलए सुखविंदर सिंह के घर में घुसता है। एंड वो मेटाफर भी हमारे पास आ गया, घर में घुस के मारेंगे वो वाली बात। तो उसके घर में घुसता है सुखविंदर सिंह के घर में, उधर लोगों के सर उखाड़ता है, उधर लोगों की चमड़ियां उधेड़ता है। उनमें से एक आदमी होता है जिसका नाम टिट्टू होता है, उसकी टांगों के बीच में, यानी समझ जाओ ना, उसके प्राइवेट पार्ट्स में बंदूक रखता है। क्लोज अप दिखाते हैं हमें उसके प्राइवेट पार्ट का, उसके प्राइवेट पार्ट में बंदूक रख के उसको वहीं उड़ा देता है, वो उधर ही फ्लैट खत्म, और अपनी बहन को छुड़ा लाता है। तो एक तरफ तो हम लोगों को ये सुखविंदर सिंह नाम का एक करप्ट पॉलिटिशियन इससे मुतारिफ कराया जाता है, दूसरी तरफ हमारा तारुफ कराया जाता है आतिफ अहमद नाम के एक सियासतदान से, और जो कि असल लाइफ में मुझे बताया जा रहा है कि अतीक अहमद है समाजवादी पार्टी का, और वो ड्रग डीलिंग करता है। वो ड्रग डीलिंग कुछ इस तरह से करता है कि वो पाकिस्तान से ड्रग्स खरीदता है, पाकिस्तान को बहुत सारा पैसा देता है, कभी नेपाल से वो वाले ड्रग्स ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं, तो कभी सीधा जो पंजाब के अंदर बॉर्डर है पाकिस्तान और भारत के बीच में, वहां से ड्रग ट्रैफिकिंग चल रही होती है। अलबत्ता ये आतिफ अहमद बहुत ही करप्ट आदमी है, और ये रणवीर सिंह यानी जसकी सिंह के बेस्ट फ्रेंड जसलीन के जरिए ये ड्रग ट्रैफिकिंग करवाता है। तो एक ये वाला ट्रैक भी चल रहा है कि ऑन द साइड रणवीर सिंह का बेस्ट फ्रेंड ड्रग ट्रैफिकर भी है। तो खैर काफी कुछ हो रहा है। अलबत्ता वो सुखविंदर सिंह जो कि बलात्कार करने वाला था, हत्या करने वाला था रणवीर सिंह की छोटी बहन की, उसका कत्ल करने पर, उसके खानदान के, उसके परिवार के सदस्यों के कत्ल करने के ऊपर, उनकी हत्या करने के ऊपर रणवीर सिंह को अदालत सजा सुना देती है। और अदालत क्या सजा सुनाती है? सजाए मौत। तो बेचारी की जो बच्ची कुछ खानदान वाले रह जाते हैं, उसकी बेचारी माँ, उसकी बेचारी बहन, वो रो रहे होते हैं, और वो जेल जाते हुए अपने दोस्त ड्रग डीलर जसलीन को ये भी कह रहा होता है कि यार मेरी बहन का ख्याल रखी, तू सुधर जाई, और अब मैं तो जेल जा रहा हूं, मैं हंसते खेलते जा रहा हूं, इस देश ने हमें कुछ नहीं दिया।
और यही बात वो अजय सान्याल यानी अजीत दोवल यानी आर माधवन के आगे भी रणवीर सिंह का कैरेक्टर कहता है कि भारत देश ने हमें कुछ नहीं दिया, हमारे साथ धोखा किया है, हम लोग तो देशभक्त थे, हम देश प्रेमी लोग थे, मेरा बाप फौज में था, हम लोग सेना में थे, मैं खुद सेना में जाने लगा था, कि हमारे साथ इतना जुल्म किया, मेरे पूरे खानदान की हत्या कर दी, बलात्कार कर दिया और उसके बाद अब मुझे जेल में भेज दिया, मेरे अंदर कोई जज्बा ही नहीं रहा इस देश के लिए. सो नाउ वी आर मीटिंग अ मैन हु इज डाउन एंड बीटन एंड ही हैज नो लव लॉस्ट फॉर हिज कंट्री. कि तब फिर हम लोगों को जिधर के पिछली फिल्म एंड हुई थी, वो माधवन का कैरेक्टर, ये जो स्पाई चीफ है, जो आईबी का चीफ है इंटेलिजेंस ब्यूरो का, वो एक डील देता है कि चल मैं ऐसा करता हूं, तुझे फांसी पे नहीं चढ़वाता, तुझे मरना नहीं पड़ेगा, तू जिंदा रह लेगा, तेरी जो बची कुची मावा बहन है उनको महाना 30,000 रुपए भी दिए जाएंगे, तूने काम करना है और बड़ा कठिन काम है, बड़ा मुश्किल काम है, तू अपनी जान पे खेल कर पाकिस्तान में घुसेगा और तू उनके घर में घुस के मारेगा और तू उनके ऊपर कड़ी नजर रखेगा, हमें इतलात देगा. तो वो उसको डील देता है. अब मुझे तो ये ट्रांजेक्शन लग रही है, लेकिन जैसे जैसे ये 4 घंटे की फिल्म, पौने 4 घंटे की फिल्म आगे बढ़ती चली जाती है, मुझे पता चलता है कि ये रणवीर सिंह, जसकीरत सिंह, हमजा मजारी, इसको कुछ भी कह लो तुम लोग, धुरंधर कह लो, इसको भारत से बहुत ज्यादा प्यार है. इसको भारत देश से इतना प्यार है, इतना प्रेम है कि ये किसी की भी चमड़ी उधेड़ देगा, किसी की भी तहस नहस फेर देगा, इसकी आंखों में आंसू आएंगे और इसके माथे की नसें फैल रही होंगी अगर इसके भारत को किसी ने कुछ कह दिया. मुझे समझ नहीं आई कैरेक्टर डेवलपमेंट में क्या कैरेक्टर आर्क है एग्जैक्टली इसका, जसकीरत का. इसको इतना प्यार कैसे हो गया एक ऐसे देश के साथ जो इसने खुद शुरू में माना था, फिल्म के शुरू में तो कहा था कि ये तो मायूस हो गया, बिल्कुल ही डिसअपॉइंटेड है, इसके अंदर तो कोई देश के लिए प्रेम रहा ही नहीं. ये एकदम से कैरेक्टर आर्क इसका किस तरह से डेवलप हुआ कि फ्रॉम समबडी जो कि अपने ही देश से डिसअपॉइंटेड है, ऐसा आदमी आगे चल के कह रहा है कि मैं जो भी कर रहा हूं मैं भारत के लिए कर रहा हूं, मैं भारत के लिए ये भी करने को तैयार हूं, वो भी करने को तैयार हूं, अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूं, उसको बलिदान पे चढ़ाने को तैयार हूं. एक ऐसा बंदा जो इतना निराश था अपने ही देश से, उसको कब जाकर एग्जैक्टली कौन से पॉइंट के ऊपर प्यार हुआ अपने मुल्क से. चलो मुझे लोग ये कह सकते हैं तूने एंड नहीं देखा था, तूने पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं देखा था, पोस्ट एंड क्रेडिट सीन उसके अंदर दिखाया तो है कि किस तरह महीने लगाकर उसको ट्रेन किया जाता है, उसको ट्रेन करता है वो माधवन का कैरेक्टर यानी अजय सान्याल का कैरेक्टर कि किस तरह लड़ना होता है, कैसे मजबूत होना होता है. उस दौरान कर दिया उसको, ब्रेन वॉश करवा दिया उसको उसके देश से प्यार. बट अगेन उस वीडियो फुटेज में मुझे दिखा रहे हैं कि उसको कुटना सिखा रहे हैं, कुट खाना सिखा रहे हैं, उसको सख्त बना रहे हैं, फिजिकली स्ट्रांग बना रहे हैं. Whereas जब आपको अपने देश से मोहब्बत होती है तो वो तो दिल की बात है, वो सिर्फ जिस्म की और डॉलों की बात नहीं होती. तो एग्जैक्टली उसके दिल में इतना प्यार कब आया अपने देश के लिए, ये नहीं मुझे पूरे मतलब कि धुरंधर पार्ट 1 के भी 3.5 घंटे में और इसके पौने 4 घंटे में तकरीबन 8 घंटे थे फिल्म मेकर्स के पास. 8 घंटों में वो मुझे ये नहीं कन्विंस कर पाए कि इतना प्यार कोई अपने देश से कैसे कर सकता है. एक ऐसा देश जिसका जस्टिस सिस्टम उनको इस हद तक फेल कर रहा है कि आपकी बहन का बलात्कार हुआ है, उसकी हत्या हुई है, आपके बाप की हत्या हुई है, आपके खानदान वालों की हत्या हुई है, आपको सजाए मौत मिली है उसी देश की अदालत में. आपको किस पॉइंट पे जाके इतनी मोहब्बत हो गई? क्योंकि इसका जो दोस्त जस्मीन जो ड्रग डीलर होता है वो तो खालिस्तानी टाइप 6 सेपरेटिस्ट होता है, उसको तो कभी भी मोहब्बत नहीं होती भारत से. तो ये जो 2 इतने अच्छे दोस्त थे उनमें से एक मर मिटने को नहीं सिर्फ बल्कि मारने को भी तैयार है भारत देश के लिए, और दूसरा भारत देश से बहुत ज्यादा नफरत करता है. मुझे ये जो रणवीर सिंह का कैरेक्टर है उसकी जो डेवलपमेंट या इवोल्यूशन है, जो कुछ भी इसको कहना चाहते हो, मुझे वो नहीं सही तरह से समझ आई. आई एम नॉट कन्विंस्ड व्हाई ही वाज सो इन लव विद भारत. चलो इस बात को भी मैंने रजिस्टर कर दिया, इसको भी साइड पे कर. एक बड़ी दिलचस्प बात मुझे लगी उस सीन के अंदर जिधर जसकीरत को वो अजय सान्याल, अजित दोवल, आर माधवन डील देने आता है कि चलो हम तुम्हें फांसी पे नहीं लगाते हैं, हम तुम्हें पाकिस्तान भेजते हैं, तुम जासूसी करोगे. वो एक सीन में कहते हैं और जिससे कि एक बात साबित होती है, दिस इज अ वेरी पेट्रियार्कल फिल्म. तो भारतीय क्रिटिक्स जिस तरह के सुचारिता त्यागी हो गई, अनुपमा चोपड़ा हो गई, उनको काफी गालियां पड़ी है भारत में, लेकिन वो जब ये कहते हैं कि दिस फिल्म इज वेरी हाई ऑन टेस्टोस्टेरोन, आई डोंट अंडरस्टैंड इस फिल्म के चाहने वाले इतना माइंड क्यों कर जाते हैं. क्योंकि माधवन का कैरेक्टर उस सीन में कैटेगोरिकली ये कहता है कि हम मर्द हैं और हम मर्दों का कर्तव्य है कि हमने दर्द सहना है, हम मर्दों का कर्तव्य है लड़ना, हमारा धर्म है कि हम लड़ाई करें, हमारा धर्म है कि हम लड़ाइयां लें, हमारा धर्म है कि हम दर्द बर्दाश्त करें, सहें. तो जब वो खुद ग्लोरीफाई कर रहा है टेस्टोस्टेरोन को, मैस्कुलिन रेज को, मेल रेज को,
तो आई थिंक इट इज फेयर क्रिटिसिज्म टू से दैट दिस फिल्म इज वेरी हाई ऑन टेस्टोस्टेरोन, बिकॉज इन एनी केस कोई भी जो मेन फीमेल कैरेक्टर है फिल्म की, जो यानी लव इंटरेस्ट है जस्की सिंह का, प्लेड बाय सारा अर्जुन, वो तो कहीं 1.25 घंटा गुजर जाता है फिल्म के चलते हुए, तो तब फिल्म के अंदर एंटर करती है, वो भी बिल्कुल साइड पे कहीं प्रेग्नेंट होकर बैठी हुई है। तो आई डोंट थिंक वुमेन हैव मच ऑफ अ रोल टू प्ले इन दिस इन एनी वे। सो मान जाओ इस बात को भी कि मैस्कुलिन और मेल रेज के ऊपर आधारित है ये पिक्चर। हाँ, अक्षय खन्ना की जो बीवी थी पहले वाले पार्ट में, वो इधर भी थोड़ी देर के लिए हम लोगों को नजर आती है, और आप लोगों को याद होगा कि अक्षय खन्ना यानी रहमान डकैत यानी रहमान बलोच, उसका जो कैरेक्टर था पार्ट 1 में, उसकी बीवी की एंट्री सीधा क्या होती है, वो एंटर करती है, सीन उसका पहला ही होता है अक्षय खन्ना की बीवी का, वो अस्पताल में एंटर करती है, अपने अपने पति के मुंह पे खिंच के चंड देती है कि तुम्हारी वजह से हमारा सुपुत्र मर गया, उसकी हत्या हो गई। इधर भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही होता है। इधर जब उसका फ्यूनरल चल रहा होता है, उसकी 2 मिनट के लिए उन्होंने मरी हुई शक्ल दिखाई है अक्षय खन्ना की, तो वो उसके मरे हुए मुंह के सामने आती है अक्षय खन्ना की बीवी, और रणवीर सिंह के मुंह पे खिंच के एक चंड लगाती है। ये उसका ट्रेडमार्क बन चुका है। अगर आप लोग मुझे कह रहे हो ये वुमेन एम्पावरमेंट है कि पार्ट 1 में सारा अर्जुन के कैरेक्टर ने भी और अक्षय खन्ना की बीवी के कैरेक्टर ने भी, दोनों ने अपने अपने पतियों के मुंह पे चंड लगाई थी, और इस फिल्म के अंदर भी अक्षय खन्ना की पत्नी रणवीर सिंह के मुंह पे चंड लगाती है, और ये वुमेन एम्पावरमेंट है। आई एम सॉरी, आप लोग बहुत ऑन द सरफेस देख रहे हो कि फीमेल एम्पावरमेंट और वुमेन एम्पावरमेंट होती क्या है, या फीमेल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। एक फीमेल कैरेक्टर से किसी मर्द के मुंह पे चंड लगवा देना इज नॉट नियरली इनफ, लेट्स फेस इट। मतलब क्रिटिक कर रहा हूं मैं, नहीं कह रहा इट मेक्स इट अ बैड फिल्म, बट women are relegated not just to the sidelines, but they are mere shadows. And the main driving force are the male characters in this film. और वो बात आपको पहले ही पता चल जाती है, क्योंकि माधवन मेक्स इट वेरी क्लियर। वो तो पहले कहता है कि हम मर्दों का कर्तव्य है कि हम लोगों ने दर्द सहना है, हम मर्दों की किस्मत में है, हमारे भाग्य में है कि हम लड़ेंगे। जिससे कि मुझे एक्चुअली फ्री बैक के अंदर डेन क्रिस्टन स्कॉट थॉमस का एक बड़ा सुपरहिट किस्म का वायरल मोनोलॉग था, जिसके अंदर उसने कहा था, वी विमेन एंड आवर बॉडीज आर made in such a way so as to endure pain, something of that sort। तो मुझे वो फ्री बैक की याद आ गई कि वहां तो फीमेल कैरेक्टर कही थी क्रिस्टन स्कॉट थॉमस के, women and our bodies, our female bodies are made to endure pain, और इधर माधवन मुझे लग रहा है उसने कॉपी पेस्ट किया है और उसे फ्री बैक से वो लाइन उठाई और कहा है हम मर्दों को तो दर्द होनी होती है। और आई थिंक संजू बाबा भी इस फिल्म में कुछ ऐसा कहते हैं। हाँ, संजू बाबा की अगर मैं बात करूं, पता है क्या, फिल्म के चाहे धुरंधर पार्ट 1 हो, धुरंधर पार्ट 2 हो, दोनों फिल्मों के स्टार्टिंग टाइटल्स में मैं क्या देखता हूं, अक्षय खन्ना, और यहाँ उसकी सिर्फ लाश की शक्ल दिखाई है, और शुरू के क्रेडिट्स में अक्षय खन्ना को फुल एक्टिंग क्रेडिट दिया गया है। आई थिंक वो इसलिए बिकॉज पार्ट 1 पार्ट 2 को अगर इकट्ठे करो तो अक्षय खन्ना हैड अ ह्यूज रोल टू प्ले इन द फिल्म। आई अंडरस्टैंड दैट। जो बात मुझे समझ नहीं आई, दोनों फिल्में धुरंधर पार्ट 1 और ये जो धुरंधर द रिवेंज पार्ट 2 है, संजू बाबा यानी संजय दत्त के बारे में लिखा हुआ है स्टार्टिंग टाइटल्स में स्पेशल अपीयरेंस। ऐसा क्यों, ये मुझे नहीं समझ आई, क्योंकि उसका काफी ज्यादा रोल है, दोनों फिल्मों में बड़ा रोल है, बड़ा अहम रोल है, और उससे बड़ी मुझे मेरे ख्याल से तो उसने बड़ी अच्छी एक्टिंग की है। पार्ट 2 में बड़ी गंदी जुबान का भी इस्तेमाल कर गया संजू बाबा, बड़े गंदे गंदे वर्ड्स बोल रहा है जो मैं इधर रिपीट नहीं कर सकता, लेकिन मैं कह सकता हूँ बीप 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 बीप। एल वाला वर्ड यूज करता है। हाँ, एल वाला वर्ड, जिसके नाम पे एक यूनिवर्सिटी भी है जिसका आप लोग मजाक उड़ाते हो उसके नाम का, हाँ वो वाला वर्ड भी यूज करता है और बड़ी दफा करता है। और सिर्फ वो नहीं करता, फिर जो हमारे सदर जरवारी से यानी सदर जरदारी से जिस किस्म की, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करवाया गया है इस चलचित्र में, मेरा एक ही प्रश्न है आपसे और खास तौर पे भारतीय दर्शकों से, आपके पास इसका क्या सबूत है कि सदर जरदारी इतनी गंदी जबान का प्रयोग करते हैं? आपने इस फिल्म में उनको खास तौर पे एक सीन दिया है जिधर वो एसपी असलम के साथ बैठे हुए हैं, जिधर वो नबील गबोल उर्फ जमील जमाली के साथ बैठे हुए हैं और वो सोच रहे हैं कि किस तरह से उज़ैर बलोच को उड़ाया जाए। वो इतनी गंदी जबान का इस्तेमाल करते हैं, मैं डैश मार दूंगा, उसकी डैश मार दी है, समझ जाओ किस किस्म के डायलॉग हैं वो क्या कह रहे हैं। मेरे सामने ऐसा कोई सबूत नहीं है कि हमारे सदर सरदारी साहब ने कभी भी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया। मुझे इधर ये मत कहना शुरू कर देना कि डिस्क्लेमर था फिल्म में, ये तो फिक्शन है। मतलब कि अगर फिक्शन है तो तुम रियल लाइफ कैरेक्टर से मिलते जुलते लोग उठा रहे हो और कुछ तो इंप्लाई कर रहे हो ना। इनोएंडो वर्ड कभी तुम लोगों ने सुना हो तो तुम लोगों को समझ आए मैं बात किस बारे में कर रहा हूं। तो खैर, ये तो बहुत बहुत बड़ा आरोप है हमारे सदर के ऊपर। हमारे राष्ट्रपति साहब की आपने मेरे ख्याल से इज्जत में गुस्ताखी की है और ये बहुत बहुत बड़ा उनके ऊपर एक आरोप है, आपको इसका जवाब देना होगा। तो खैर, पिक्चर में उन्होंने काफी कुछ दिखाया। पिक्चर में ये दिखाया है कि अब जब रहमान डकैत मर गया है, यानी अक्षय खन्ना का कैरेक्टर जो कि आइकॉनिक था, जो कि मेरे ख्याल से इवन पार्ट 2 पार्ट 1 दोनों फिल्मों को मिला दो
सारे एक्टर्स उसके आगे पेल कर जाते हैं। इन कंपैरिजन रणवीर सिंह भी नहीं खड़ा हो सकता अक्षय खन्ना के आगे। तो खैर अब वो जब अक्षय खन्ना का रहमान डकैत वाला कैरेक्टर मर गया तो उसके बाद जो बलोची यानी जो बलोच लियारी गैंग होता है वो वाला फैक्शन उनका जोर टूट जाता है, और जो पठानों वाला फैक्शन है लेड बाय अरशद पप्पू वो एकदम से उठ खड़ा होता है और अब वो लियारी का और कराची का बादशाह बन के बैठ जाता है। तो उस अरशद पप्पू के ऊपर उजैर बलोच को बड़ा ही गुस्सा चढ़ता है, बड़ी तप चढ़ती है। तो उजैर बलोच करता क्या है, उजैर बलोच क्रैक डाउन करवाता है, जो लियारी पठान गैंग वाले मेंबर्स हैं उन सबको मरवाता है। ऐसे खूनी सीन हमें दिखाए गए। एक सीन में रणवीर सिंह एक दुकान की ग्रिल होती है, उसके नीचे 3-4 आदमियों का सर रखता है, उनके सर के ऊपर ग्रिल फेंकता है, उन सबके सर खून खून कट के सामने आ जाते हैं। और फिर उजैर बलोच को इतनी तप चढ़ती है, इतनी कोई तप चढ़ती है, वो अरशद पप्पू को गाड़ी के साथ बांधता है, ड्राइव करता है, फिर उसका सर उखाड़ता है, उसके सर को कलम करता है तलवार के साथ, और फिर उसका सर उठाकर फेंकता है नीचे, उसके सर के साथ फुटबॉल खेलता है। मैं कहूं कि मुझे तो लग रहा है ये फिल्म भारतीयों ने तो नहीं, ये तो तालिबान ने उठाकर बना दी है। और मैंने कहा कि हाँ समझ आ रही है, आजकल वैसे भी मुझे दिख रहा है कि काफी कुर्बत होती चली जा रही है अफगान तालिबान और भारत के बीच में, तो वो इन लोगों की फिल्मों में भी मुझे नजर आ रहा है यही ज़हनियत है। पर मैंने कहा ना 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 ना, कट देम सम स्लैक, कम ऑन, कट देम सम स्लैक। सीधी तरह से एक सर्च कर ले इंटरनेट के ऊपर अरशद पप्पू के साथ क्या हुआ था, और ये बात बिल्कुल सच है। अरशद पप्पू का सर काटा गया था, वो बेहेड किया गया था, और उसकी मौत ऐसे ही करके हुई थी। तो चलो मैं इतना इन लोगों को मैं नहीं कहूंगा जी कि तालिबान ने फिल्म बनाई है, मगर जो बाकी सीन्स हैं वायलेंस के और वो उसमें भी सर काटे जा रहे हैं। जिसका मैंने बताया एक सीन में तो एक टिट्टू नाम के आदमी की टांगों के बीच में बंदूक चला दी जाती है। लग वाकई में मुझे ऐसा रहा था जैसे कि कोई अलकायदा या तालिबान के मेंबरान ने ना आदित्य अधर के साथ बैठकर स्टूडियो में फिल्म बनाई है। और मुझे समझ आ रही है कि भारत और अफगान तालिबान में दोस्ती भी हो रही है, तो ज़हनियत भी काफी मिलती जुलती लगना शुरू हो गई है। लेकिन जो मेरा फेवरेट सीन है इस फिल्म के अंदर, यानी जो सीन मेरे दिल को भाया, और एक ऐसा सीन जो कि मुझे बड़ा ही कन्विंसिंग लगा, और एक ऐसा सीन जो कि देखकर मुझे अफसोस भी बहुत हुआ, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर और बतौर एक पाकिस्तानी नागरिक के जो मेरा रोना धोना मचा रहता है, जिस चीज के ऊपर मैंने हर वक्त शोर मचा रखा होता है, वो ये कि मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा, मैंने तो इस वीडियो के शुरू में ही कहा है कि जो डिनायल में जाते हैं मुझे वो लोग बहुत बड़े लूजर लगते हैं। हाँ मेरे देश में प्रॉब्लम है मजहबी इंतहा पसंदी की, और मैं ये भी जानता हूं कि काफी ज्यादा लोग कंप्लेन करते हैं दुनिया भर में, और मुझे ये भी पता है कि क्योंकि मैं पाकिस्तानी लिबरल हूं तो इस चीज की कंप्लेन मुझे भी रहती है। मुझे ये लगता है कि दे आर एन इमीडिएट डेंजर, जो कि इस फिल्म के अंदर रणवीर सिंह का कैरेक्टर भी कहता है बाय द वे आगे चल के। लेकिन हमारे मुल्क में पाकिस्तान में भी बहुत दिहाइयों से, और खास तौर पे ज़ियाउल हक के आने के बाद से तो और भी ज्यादा, इट वाज ऑन स्टेरॉइड्स, मजहबी इंतहा पसंदी बहुत ज्यादा होती है। तो जो एक सीन इस फिल्म में है ना जिसने मेरी टेंशन बड़ी जोर की पकड़ी, वो सीन कुछ ऐसा है कि लियारी की सड़कों के ऊपर एक खोखे वाला होता है, एक शॉपकीपर होता है, उसके ऊपर एक मजहबी मॉब, एक जुमगुट्टा, एक हुजूम पड़ गया होता है, सरतन से जुदा के नारे लगा रहे होते हैं, और उसके खून के प्यासे होते हैं कि जो दुकानदार है इसने गुस्ताखी की है, इसको तो हम मारकर ही छोड़ेंगे। और वो मॉब उसको मतलब के उसके कपड़े फाड़ रहा होता है, उसको धक्के दे रहा होता है, उसके खून का प्यासा होता है। और अर्जुन रामपाल जिसको के दिखाया गया है कि कोई वो इंटेलिजेंस एजेंसी, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी का कोई बहुत बड़ा करता धरता है, उसके कैरेक्टर का नाम मेजर इकबाल है, वो आराम से उसके हाथ में एक सिगरेट होती है, वो बड़े मजे से सीन होते हुए देख रहा होता है, क्योंकि उसने खुद ये करवाया होता है। और उसने इसलिए करवाया होता है, वो संजू बाबा को बता रहा होता है कि मैंने इस आदमी के ऊपर, ये सिख आदमी है, सिंध में रहता है, सिख आदमी है, दुकानदार, मैंने इसके ऊपर गुस्ताखी का इल्जाम और मजहबी तौहीन का इल्जाम इसलिए लगवाया क्योंकि जिसने कंदाहार वाला प्लेन हाईजैक किया था वो इसकी दुकान लेना चाह रहा था, कमबख्त अपनी दुकान नहीं दे रहा था, तो मैंने लगवा दिया उस पर गुस्ताखी का इल्जाम, मार दे उसको आकर हुजूम, उड़ा दे उसको, तो मैंने तो ये इसलिए करवाया। अब ये सीन जब मेरे सामने स्क्रीन पे चल रहा तो मुझे तो सियालकोट वाला इंसिडेंट याद आ गया, खास तौर पे। वैसे तो इतने सारे हैं कि मैं कितने गिनने बैठूं, कितने गिन सकता हूं, मैं नहीं गिन सकता।
सियालकोट वाला मुझे इंसिडेंट याद आया 2021 के अंदर कि एक श्रीलंकन आदमी था प्रियंका कुमारा, उसके ऊपर भी तौहीन का इसी तरह से इल्जाम लगाया था, ऐसे ही नारे लगाए गए थे सर और तन और जुदाई वाले, और उसको भी एक मजहबी ग्रोह, मतलब एक पूरा एक मजहबी हुजूम था, या एटलीस्ट वो प्रिटेंड कर रहा था कि वो मजहबी हुजूम है, उन्होंने उसको जिंदा जला दिया। इस फिल्म में भी बिल्कुल एक ऐसा ही सीन दिखाया गया है कि वो जो सिख दुकानदार है वो और उसकी बीवी जो अपने खाविंद को बचाने आ रही होती है, उन दोनों को जिंदा जला देता है वो मजहबी जो हजूम होता है। और अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर मेजर इकबाल इशारा करता है सिगरेट से कि अब इसको जला दो, साड़ दो। जैसे कि इन्होंने इस फिल्म में क्या दिखाने की कोशिश की है, ये दिखाने की कोशिश की है कि जी जो बहुत ज्यादा पावर वील्ड करते हैं और जिनके पास बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पावर है इस मुल्क में, वो दरअसल इस मुल्क के अंदर मजहबी इंतहा पसंदी को फरोग दे रहे हैं और वो इस तरह के वाकयात करवा रहे हैं। तो खैर, एज अ पाकिस्तानी, द थिंग इज कि दैट पर्टिकुलर सीन, it touched me and it impacted me in such a way that no other scene in the whole film did. और वो फिल्म देखकर मुझे दुख भी हुआ, मुझे अफसोस भी हुआ, और मैं यही कहता हूं अपने देशवासियों को, यानी कि जो मेरे हम वतन है इस मुल्क के अंदर, आप लोग मेक श्योर करो कि मजहबी इंतहा पसंदी, मजहब के नाम पे किसी के साथ जुल्म करना, सितम करना, अत्याचार करना, ये सी खत्म किया जाए, क्योंकि ये एग्जैक्टली उस किस्म की चीज है जो कि फिर जीडी बख्शी और गौरव आर्या जैसे लोग उसका फिर गलत इस्तेमाल करते हैं, आदित्य धर जैसे लोग गलत इस्तेमाल करते हैं अपने चलचित्र को बनाने के लिए, अपनी प्रोपेगेंडा फिल्म को बनाने के लिए। तो बात यह कि प्रोपेगेंडा फिल्म, मैंने पिछले रिव्यू में भी कहा था, मैं इस दफा भी कहूंगा, प्रोपेगेंडा फिल्म में सच्चाई तो होती है, और कुछ प्रोपेगेंडा फिल्म प्रोपेगेंडा इसलिए होती है, इसलिए नहीं क्योंकि उसमें झूठ बताया जा रहा है। प्रोपेगेंडा फिल्म इसलिए होती है क्योंकि उसमें जो सच बताया जा रहा है वो बताते बताते बहुत ज्यादा और सच है जो कि छुपाया भी जा रहा होता है, और धुरंधर द रिवेंज एग्जैक्टली यही करती है। बहुत सच बताते हुए वो बहुत ज्यादा सच छुपा भी गई है, एक ऐसा सच जो कि मेरे भारतीय दर्शकों के लिए बहुत ही कड़वा है, ना कि सिर्फ उसको सुनना और डाइजेस्ट करना, बल्कि उसकी एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज करना भी। तो मैं तो एक्नॉलेज कर रहा हूं कि जी जहां मैं बैठा हूं मजहबी इंतहा पसंदी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अलबत्ता हाँ, हमारे यहाँ क्या हुआ कि अक्टूबर में पिछले साल 2025 में मुरीद के अंदर ऑपरेशन हुआ था, एटलीस्ट पंजाब पुलिस वगैरह की तरफ से। मैं जो पंजाब के अंदर देख रहा हूँ पाकिस्तान में खास तौर पे, जो इस तरह के वाकयात हैं रिलीजियस मॉब वायलेंस के, वो बहुत 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 कम हुए हैं। दैट इज नॉट टू से कि पाकिस्तान हैज ओवरकम इट्स रिलीजियस मॉब विजिलेंटिज्म प्रॉब्लम, इट हैजंट, बट वो बहुत ज्यादा कम हुआ है। और पहली दफा डेब्यू किया है मियां नवाज शरीफ साहब ने इस फिल्म में, वाह, और क्या ही डेब्यू किया है। खान साहब भी थे, आप भूल गए होंगे शायद, धुरंधर में खान साहब भी थे, इमरान खान साहब, याद नहीं? धुरंधर पार्ट 1 में रिक्शे के ऊपर इमरान खान साहब की तस्वीर थी, बेचारे वो रिक्शा भी उलट गया। लेकिन आकिब अली जरवारी यानी कि आसिफ अली जरदारी साहब, वो तो पार्ट 1 में इंट्रोड्यूस हो गए थे, पार्ट 2 में बहुत गंदी गालियां देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि मैंने कहा है साबित कर दो कि सच है, अगर सच है तो। पर जो डेब्यू नवाज शरीफ साहब ने किया है, अलबत्ता इस फिल्म में उनका नाम नवाज शरीफ नहीं है, बहुत ही सटल तरीके से उनका नाम बदल दिया है और उनका नाम इधर रख दिया है नवाब शफीक है, और उनकी पार्टी का नाम PMLN के बजाय रख दिया गया हुआ है MMP, मुस्लिम मूवमेंट पार्टी। चलो ठीक है, वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग उस वक्त हमें याद है जब PML जिंदगी में दुनिया में पहली दफा बना था तो वो पाकिस्तान मूवमेंट थी, तो इन्होंने उसको मुस्लिम मूवमेंट बनाकर उसका नाम बदल दिया है, PMLN का नाम MMP मुस्लिम मूवमेंट पार्टी कर दिया। तो अच्छा, नवाब शफीक साहब यानी नवाज शरीफ साहब का इंट्रोडक्शन कैसे होता है फिल्म के अंदर? सबसे पहले तो बड़े लोग कह रहे हैं वाह, मुकेश छाबड़ा ने क्या कमाल की कास्टिंग कर दी, क्या कमाल का एक्टर हायर किया है नवाज शरीफ का रोल प्ले करने के लिए, हूबहू नवाज शरीफ दिखता है। अरे अंधो, गौर से देखना, वो जो एक्टर कास्ट किया गया है नवाब शफीक के रोल में, उसके मुंह के ऊपर असल नवाज शरीफ का मुंह लगा दिया गया है, सुपर इम्पोज कर दिया गया है, तो दरअसल वो शक्ल मिलती नहीं है, वो असल नवाज शरीफ की ही शक्ल है जो फिल्म में दिखाई गई है। तो खैर, इस फिल्म में नवाज शरीफ साहब की या नवाब शफीक साहब की एंट्री कुछ ऐसी होती है कि 2013 का चुनाव होने वाला है, 2013 का जनरल इलेक्शन होने लगा है पाकिस्तान का। हाँ, वही वाला इलेक्शन जो कि खान साहब ने कहा था कि उसमें धांधली हुई थी और उन्होंने धरने दिए थे। तो जब 2013 का इलेक्शन हो रहा होता है तो इंसानों को, यानी हमजा मजारी यानी रणवीर सिंह के कैरेक्टर को लगना शुरू हो जाता है, और नबील गबोल वाले कैरेक्टर यानी जमील जमाली को लगना शुरू हो जाता है कि यार पीपल पार्टी तो हार जाएगी,
और पीपल पार्टी का नाम इस फिल्म के अंदर उन्होंने रखा है पीएसी, तो उनको तो लग रहा है कि पीपल पार्टी उर्फ पीएसी, तो इलेक्शन हारने लगी है तो हम साइड बदल लेते हैं, हम नवाज शफीक की मुस्लिम मूवमेंट पार्टी यानी नवाज शरीफ की पीएमएलएन ज्वाइन कर लेते हैं और उनको इलेक्शन जितवाते हैं, और उस इलेक्शन को जितवाने में करोड़ों रुपए भारत से आ रहे होते हैं। और वो भारतीय एजेंट्स ने और भारतीय रॉ एजेंट्स ने, दरअसल ये फिल्म हमें बताती है कि 2013 का जब मियां नवाज शरीफ इलेक्शन जीते थे और वो प्रधानमंत्री फिर से बने थे, वो भारतीय फंडिंग के ऊपर बने थे। ये फिल्म हमें कुछ ऐसा बताती है। तो मुझे तो याद पड़ता है 2014 में इमरान खान साहब कहते धांधली हुई है, धांधली हुई है, धांधली हुई है, लेकिन ये वाली फिल्म तो कह रही है धांधली हुई है, तो वो तो भारतीय फंडिंग से हुई है। खैर चलो, ये फिल्म कह रही है कि इसके अंदर फिक्शन भी है, तो चलो मैं पिक एंड चूज करता हूँ, मैं कहता हूँ ये फिक्शन है, फिक्शन होगा अगर तो मैं पटवारी हूं, और अगर मैं पटवारी नहीं हूं तो फिर मैं कहूंगा नहीं ये बात बिल्कुल सच है। अब निकला ना सच, अब सच निकला भारतीय फिल्म मेकर के मुंह से कि नवाज शरीफ को दरअसल भारतीय फंडिंग के ऊपर जिताया गया था। तो जिसने जो पॉलिटिकल पॉइंट्स को नहीं करनी होगी वो तो करेगा ही करेगा। अब तो आजकल तो एक फिल्म को भी यूज किया जाता है, प्रोपेगेंडा फिल्म जिस तरह से यूज करने का फिल्म में हम लोगों को दिखाया, और मुझे इसलिए पार्ट 2 पार्ट 1 से ज्यादा दिलचस्प लगा है क्योंकि ये इवेंट्स ना मेरी मेमोरी में भी बहुत फ्रेश और बहुत ताजे हैं। तो हमें फिल्म के अंदर दिखाया है कि 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी भारतीय चुनाव जीतता है और वो अपना खिताब करता है कौम से टीवी के ऊपर, और टीवी के ऊपर बैठकर कोई ब्रिगेडियर जहांगीर साहब होते हैं जो कि अर्जुन रामपाल यानी मेजर इकबाल साहब के पिताजी हैं, वो बड़े गुस्से से व्हील चेयर के ऊपर बैठकर देख रहे होते हैं। वो पाकिस्तान के वॉर वेटरन बने हुए हैं ब्रिगेडियर जहांगीर, और वो ये कहते हैं कि चाय वाला चुनाव जीता, तो अपने बेटे को कहते हैं कि तू तो ख है। अब आप समझ जाएं ख से क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, गंदा वर्ड है। वो अपने बेटे को ताने देता है कि तूने सारा कुछ करने की कोशिश की, तूने नकली नोट भी बनवाए, तूने ड्रग ट्रैफिकिंग भी करवाई भारत के अंदर, और फिर भी चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। अब ये चाय वाला मोदी जब प्रधानमंत्री बने भारत का तो ये तो हम लोगों की धज्जियां उड़ा देगा। तो बड़ा गुस्सा चढ़ा होता है जी ब्रिगेडियर जहांगीर साहब को। वो अपनी व्हील चेयर के ऊपर बैठ के अपने बेटे को ताने कसले होते हैं कि तू एक बेटा नहीं मेरे लिए पैदा कर सका, तू तो मर्द ही नहीं, तेरी तो मर्दानगी के ऊपर थू है, वगैरह वगैरह। मतलब के बुड्ढे को काफी जुबान लगी हुई है और बुड्ढा चबड़ 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 अपनी औकात में देख रहा कि कैसे वो बैठा हुआ है, कैसे वो माजूर हुआ है, उसको जुबान लगी हुई, बातें करवा लो जितनी करवानी है, औकात वो बुड्ढा बिल्कुल भूला हुआ है। और इससे तो बिल्कुल ही गुस्से में पागल हो गया है, पूत गया है। वो ये कह रहा है कि जी मोदी को कैसे बनने दे दिया प्रधानमंत्री, अब तो हम पाकिस्तान का सांस दबोच देगा ये उठाकर। तो हमें अब तो देखो पार्ट 1 के ऊपर मैंने कहा था, मैंने पार्ट 1 के रिव्यू में कहा था कि ये चलचित्र, ये पिक्चर आदित्य धर ने जो बनाई है ये मोदी को ग्लोरीफाई करने के लिए बनाई है। और मेरे कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब कमेंट सेक्शन में अभी भी कमेंट मौजूद है जिधर लिखा हुआ है कि मोदी का तो नाम एक दफा नहीं लिया फिल्म में। लो जी, पार्ट 2 में नाम लेना तो दूर की बात, 3-4 दफा हमें मोदी साहब का थोबड़ा यानी उनकी शक्ल दिखा दी है, हमें उनकी सूरत दिखा दी है, हमें उनका जलवा दिखा दी है। अब ना कहना कि प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं है, और ना कि सिर्फ उनकी शक्ल दिखाई है बल्कि उन्होंने फिर 2014 में इक्तदार में आने के बाद से जो एक एक हरकत की है उस एक एक हरकत को व्हाइट वॉश करके ग्लोरीफाई करके पेश किया है। सुनने मत कहना है प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं है। तो पहला तो सीन जिधर मोदी साहब का जलवा हमें दिखाया गया है, उधर तो दिखाया गया है कि कितना डरते हैं पाकिस्तानी, यानी कि इनके बड़े से बड़े टॉप इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स वो भी डर गए, वो भी कांप उठे क्योंकि मोदी की शक्ल उन्होंने टीवी के ऊपर देख ली। मुझे जो याद पड़ता है मेरे जो पाकिस्तानी बैठे हुए थे कुडंट केयर लेस, बट एनीवे चलो ठीक है, खुद को खुश करने के लिए यही ख्याल बड़ा अच्छा है। तो वो बुड्ढा अपने बेटे को ताने दे रहा होता है व्हील चेयर के ऊपर बैठकर, और बड़े ताने देता है और बड़े ताने कस रहा होता है, और उसी सीन के अंदर वो बात कर रहा होता है कि अरे तू नहीं जानता, तू तो सही मर्द ही नहीं है। यानी अर्जुन रामपाल को अपने बेटे को ब्रिगेडियर जहांगीर कह रहा होता है, लंगड़ा त्यागी, वो व्हील चेयर के ऊपर बैठ के अपने बेटे को कह रहा होता है कि तू तो असल मर्द ही नहीं। अपने बारे में वो कह रहा होता है कि उसने ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश जब बन रहा था 71 की जंग में, उसने किस तरह से, मतलब गंदे अल्फाज में वो तो कह रहा होता है कि किस तरह से बांग्लादेशी खवातीन का आबरू छीना। अब खैर इस चीज के ऊपर तो काफी सारी हिस्ट्री बुक्स हैं, इनमें से तो कुछ यहाँ भी पढ़ी होंगी शायद पीछे मेरे, और जो जो रिपोर्ट दी जाती है कि तब क्या क्या हुआ था, क्या वायलेंस हुई थी, किस तरह से लोगों के घर बिखरे थे, किस तरह से लोगों के आबरू के ऊपर। और उसके अंदर बाय द वे
बंगालीज, बिहारी जो कि वेस्ट पाकिस्तान से उठ के उधर आए थे, सबके साथ क्या क्या अत्याचार हुए थे और किस किस ने किए थे, वो तो पूरी उसके ऊपर रिपोर्ट्स हैं। वो तो एक पूरे हिंदू रहमान कमीशन की भी एक रिपोर्ट शाया हुई थी, तो वो तो आप सारे उठाकर देख सकते हो। तो इस फिल्म के अंदर उन्होंने क्या किया कि जो कैरेक्टर है अर्जुन रामपाल के बाप का, उसको इस तरह का वॉर वेटरन दिखाया कि जी वो तो बहुत ज्यादा ऊंचा ऊंचा बोलता है और गर्व करता है इस बात के ऊपर कि उसने बांग्लादेशी खवातीन की आबरू के ऊपर वार किया था अपने दौरानिये में, और वो उसको असल मर्दानगी समझता है। मैं मर्दानगी की बात करूं जिधर, तो फिल्म में संजू बाबा का कैरेक्टर भी एक सीन के अंदर कहता है, जब वो एक पठान को शूट करता है, आपको याद होगा संजू बाबा का फिल्म पार्ट 1 में बड़ी नफरत करता था बलोचों से, तो वो इधर एक पठान को उठाकर बंदूक से उड़ा देता है और वो उसको कहता है जहां दर्द है वहां मर्द है। तो ये सारी चीजें जो ग्लोरिफिकेशन ऑफ मेल रेज है वो चलती रहती है फिल्म के अंदर, कभी विलन्स के कैरेक्टर के द्वारा तो कभी हीरोज, यानी कि जो आपने माधवन को हीरो बनाने की कोशिश की है, कभी उसके कैरेक्टर के द्वारा। तो वो मर्दानगी की डेफिनेशन बार बार हमें याद दिलाई जाती है फिल्म के पूरे रन टाइम में कि मर्द असल में होता क्या है। जिस तरह मैंने कहा खवातीन तो बिल्कुल ही सिंबॉलिक है ना, उनकी प्रेजेंस या उनका मेंशन बिल्कुल सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक क्या है कि जी आबरू के ऊपर हमने वार कर दिया था। इस तरह के आपने रेफरेंसेस फीमेल्स के टुवर्ड्स के अंदर किए हैं, व्हिच आई थिंक इज जस्ट रिग्रेसिव व्हेन इट कम्स टू फीमेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्क्रीन एनीवे। दैट है जिधर को बताया जा रहा है कि किस तरह से रेप को एज ए टूल ऑफ वॉर इस्तेमाल किया जाता है, और ये चीज किसी से गुप्त नहीं है। ये आप मतलब कि ये एक बहुत बड़ा फिनोमेनन है, इट्स अ ह्यूज वॉर क्राइम। ये कह देना कि इसको मेंशन भी ना किया जाए, वेल वॉर क्राइम्स बहुत दफा होते हैं, हो रहे हैं, अभी हो रहे हैं, जिधर बैठे हैं इतिहास में हुए हैं, और उनका जितना मेंशन किया जाता काम है तो उस हद तक ठीक है। लेकिन the mention of women for point scoring that just happens a lot throughout the run time of the film. इस फिल्म के अंदर रणवीर सिंह को भी एक शेर बलोच वाला मौका मिला नाच करने का। मुझे याद है कि पार्ट 1 में अक्षय खन्ना ने जब शेर बलोच वाला डांस किया था, वो ढूश ढूश वाला खुशवसवा, वो जिसमें माश मेलो डेकोरेशन इस तरह के वर्ड इस्तेमाल किए थे, वो वाला गाना बड़ा सुपर डुपर हिट हुआ था। इधर जो रणवीर सिंह का शेर बलोच एंट्री वाला गाना है, कोई इंपैक्ट नहीं था। फर्स्ट पार्ट वाला गाना था ही कुछ और, उसका लेवल ही कुछ और था, मजा नहीं आया। इवन जो मैं कह रहा हूँ कि सेकंड पार्ट के अंदर जो नैरेटिव है वो मुझे ज्यादा मजे का लगा है, बट जो म्यूजिक है वो फर्स्ट पार्ट में ज्यादा अच्छा था। अच्छा हाँ, बड़े साहब कौन है? क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मुझे याद है अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर खास तौर पे बार बार क्या था, बड़े साहब जब तक नहीं कहेंगे हम नहीं करेंगे, बड़े साहब की तरफ से हुक्म आया है। तो हम सारे सोचने पड़ गए थे बड़े साहब हैं कौन, बड़े साहब आप किसको दिखाने लगे हो, बड़े साहब कौन होगा, हाफिज सईद होगा, मसूद होगा, कौन होगा? और आखिरकार इस फिल्म में रिवील कर दिया गया है, जो कि काफी लोगों ने पहले ही गेस कर लिया था, और बड़े साहब इस फिल्म में दिखाया गया है दाऊद इब्राहिम है, जो कि बहुत बड़े महल में रहता है और उसके पास बहुत बड़ा पैराफर्नालिया है, नौकर चाकर है, और वो खुद बिस्तर के ऊपर बुढ़ा खड़ होकर एक रिटायर्ड फेल्ड इंजन की तरह एक बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ है, लेकिन उसके अंदर की जो नफरत है भारत के प्रति वो नहीं खत्म हुई। तो उसकी जवानी की फोटो पीछे करके लगी हुई है, लेकिन वो बुढ़ा चऊ बिल्कुल खखड़ होकर लेटा हुआ बिस्तर के ऊपर, लेकिन बिस्तर पे लेट के भी करवाहट नहीं उसकी काम हुई। तो वो बिस्तर पे लेट के अपना मंसूबा बताता है, और वो मंसूबा ये बताता है कि हम ड्रग डीलिंग करेंगे। वो ये कहता है कि हम ड्रग बेचेंगे भारत को, भारत से कुछ लोग आएंगे हमसे ड्रग्स खरीदने के लिए, फिर वो ड्रग्स से जो हम लोग पैसा कमाएंगे वो वाले पैसे से हम रशियन और अमेरिकन वेपन्स इख्तियार करेंगे, और फिर वही वाले वेपन्स हम भारत के अगेंस्ट इस्तेमाल करेंगे। और फिर नबील गबोर का करेक्टर जमील जमाली कहते हैं अच्छा भारत का ही लिया हुआ पैसा हम भारत के ही अगेंस्ट इस्तेमाल करेंगे, वाह क्या मंसूबा है। और वो कहता है कि जी हमजा मजारी यानी रणवीर सिंह दाऊद इब्राहिम कहता है कि मुझे हमजा मजारी बिल्कुल अपने जैसा लगता है, ये अपने हाथ से ऐसा करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये जिहाद है। सो काफी लोग कह रहे हैं कि जी धुरंधर रिवेंज, धुरंधर पार्ट 2 एक निहायती इस्लामोफोबिक फिल्म है, बड़े लोग ये कह रहे हैं, और डिबेट्स हो रही है गोदी मीडिया के ऊपर कि इस फिल्म में कौन सा इस्लामोफोबी है। आई डोंट यूज दिस वर्ड वेरी 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 कैजुअली, क्योंकि मैं तो खुद जानता हूं मेरे अपने माशरे में जितना हिंदू फोबिया है, जितना एंटी सेमिटिज्म है, तो मैं तो अपने इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों को वैसे ही नहीं विक्टिम फील करने देता। और अगर मैं भी कह रहा हूं कि धुरंधर द रिवेंज में इस्लामोफोबिया है, तो उसका मतलब कि इसमें कूट कूट के इस्लामोफोबिया भरा हुआ है। क्योंकि दाऊद इब्राहिम के जो आपने दिखाए हैं, जो उसकी हरकतें दिखाई हैं कि वो ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहा है, हालांकि मुझे याद पड़ता है वैसे उसका पाकिस्तान से पता नहीं क्या वास्ता है क्या वास्ता नहीं है, लेकिन मुझे याद पड़ता है कि भरत शाह नाम के एक प्रोड्यूसर थे, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में उन्होंने बनाई, दिल से, चोरी चोरी चुपके चुपके, बहुत बहुत बड़े वो
प्रोड्यूसर रह चुके हैं बॉलीवुड फिल्म्स के, उनकी फंडिंग दाऊद इब्राहिम से आया करती थी, बल्कि पूरे का पूरा बॉलीवुड ये दाऊद इब्राहिम के अंडरवर्ल्ड से ही कंट्रोल हो रहा होता था। और उनके बहुत बड़े नुमाइंदों में से तो एक संजू बाबा असल लाइफ में खुद भी थे, जिसपे कि वो फिल्म संजू भी बन चुकी हुई है रणबीर कपूर की। तो दरअसल तो वो फिल्में दिखाना चाहिए था दाऊद इब्राहिम भारतीयों के साथ लेटे हुए हैं, लेकिन खैर चलो वो ठीक है, पाकिस्तान में लेटे हुए हैं, उनके पाकिस्तान के साथ बड़ा क्लोज नेक्सस है। जिस तरह की मुझे पता है पाकिस्तान में पीपल नेवर रियली केयर्ड मच अबाउट हिम, और अगर मैं बच्चे से जाकर पूछूं को तो पता भी नहीं होगा दाऊद इब्राहिम एग्जैक्टली है कौन। भारतीयों को ज्यादा पता है उसके बारे में। और हमारे यहाँ तो कोई भरत शाह नाम का प्रोड्यूसर नहीं था जो कि दाऊद इब्राहिम से फंडिंग लेकर फिल्में बना रहा था। तो चलो ठीक है, खैर उसको भी साइड पे करते हैं। लेकिन जो हमें दिखाया गया फिल्म में बड़े साहब दाऊद इब्राहिम जो कुछ कर रहे हैं, वो बार बार बीच में मतलब के रेफरेंसेस क्या दे रहे होते हैं इस्लामिक आइडेंटिटी के, क्योंकि हमारी इस्लामिक आइडेंटिटी है। वो कह रहा होता है ये तो जिहाद है, तो इसलिए ये जिहाद इस तरह से लड़ी जाएगी। तो फिल्म में दिखाया है कि इन लोगों की जिहाद किस तरह से ये लोग लड़ रहे हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग करके, वेपन्स की ट्रैफिकिंग करके, आर्म्स ट्रैफिकिंग करके, हर किस्म की गलत हरकत करके। आई एम सॉरी लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ अंडरलाइंग इस्लामोफोबिया। उससे भी बढ़ के अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर है, वो रणवीर सिंह को जंजीर से उसकी गर्दन को दबोचता है और कहता है कि तुम काफिर हो, तुम लोग जहन्नुम में से ऊपर बैठकर देख रहे होगे कि पाकिस्तान की कैसी फतह हो रही है। जब आप इस तरह की फिल्म बनाते हो और इस तरह की फिल्मों में सीटियां और तालियां बज रही होती हैं सिनेमा हॉल में, इट्स एक्चुअली मॉब कल्चर। आप क्या कर रहे हो, आप जो कम्युनल डिविजन्स हैं उसको और डीपन कर रहे हो। ये बात झूठ नहीं है कि मुसलमानों में ऐसे बहुत हैं, पाकिस्तान में ऐसे बहुत लोग बैठे हैं, मुझे जैद हामिद की याद पड़ती है, जो बिल्कुल इसी किस्म की लैंग्वेज यूज करते हैं। बट जिस किस्म का टेंस्ड माहौल है इस वक्त, ये बिल्कुल ऐसी बात है पाकिस्तान का एक फिल्म मेकर उठे और वो एक हिंदू भारतीय कैरेक्टर को दिखा रहा हो कि वो मुसलमानों को गंदी गंदी गालियां दे रहा है, मुसलमानों को कह रहे हैं तुम तो कटुए हो, हम सल्ली बाई चलाएंगे। अगर एक पाकिस्तानी इस तरह की फिल्म बना रहा होगा तो मुझे उसकी नीयत के ऊपर शक होगी। इसीलिए जब भारतीय किस तरह की फिल्म बना रहा है जिसमें वो इतने हेटफुल तरीके से एक पाकिस्तानी मुस्लिम को दिखा रहे हैं, एक ऐसा पाकिस्तानी मुस्लिम जो बार बार इस्लामिक रेफरेंसेस दे रहा है, तो मुझे आदित्य धर और की पूरी टीम की जो नीयत है उनके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान। आई थिंक कि इट इज फेयर इनफ फॉर मी और ऑन माई पार्ट कि मैं इसके ऊपर एक सवालिया निशान उठाऊं, बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ रेटरिक विच सोज डीपर डिविजन। तो वो ये कह रहा होता है कि तुम सारे भारतीयों के हमारी तरह खतने होंगे। और जो अभी मैंने बात की है कटुआ, ये एक ऐसा वर्ड है जो कि भारत के अंदर आरएसएस से ब्रेन वॉश्ड काफी सारे मासेस और मॉब्स ये वाले वर्ड का इस्तेमाल करके ताने दे रहे होते हैं मुसलमानों को। और जब वो खतने की बात कर रहे हैं फिल्म में, तो एग्जैक्टली वही चीज हो रही है। आप स्टीरियोटाइप कर रहे हो कि मुसलमान कैसे होते हैं, और उसी तरह से रणवीर सिंह अपनी बीवी के साथ, जिसको एक बच्ची, दरअसल बच्ची 19 साल की बच्ची समझो ना, वो तो 40 साल का बुरछा है, तो वो अपनी 19 साल की जो उसने बीवी भी आई थी उसको बता रहा होता है कि ये है तुम लोगों की जिहाद। सो जब आप इस्लामिक वर्ड्स यूज कर रहे हो, जिहाद किस्म के आप कॉन्सेप्ट्स यूज कर रहे हो, सर्कमसिजन जो कि बाय द वे जूस के अंदर भी होता है, तो ना तो सिर्फ मुझे इस्लामोफोबिक बल्कि मुझे एंटी सेमेटिक भी लग रहा होता है। और फिर जो संजय दत्त के कैरेक्टर की नफरत उन्होंने दिखाई है बलोचों के टुवर्ड्स, वो तो उसका कैरेक्टर का एक है, एक उसके कैरेक्टर का एस्पेक्ट है। लेकिन फिर फर्स्ट पार्ट में आपको इसलिए वर्ड्स बीप करने पड़ गए थे नेटफ्लिक्स रिलीज पे, अगेंस्ट अगेन when you're using words against Baloch people, when you're using words against Muslims, when you're showing Muslim characters using extremely derogatory language towards Hindus, इस तरह की फिल्म सवाए नफरत की आग में तेल डालने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती, ना उसका कोई और लक्ष्य हो सकता है। सो आई हैड नॉट सम बट अ लॉट ऑफ इश्यूज विद दैट। अब आ जाते हैं कि बहुत ज्यादा मीम्स बनी है इस फिल्म पे। आदित्य धर, क्या कमाल की पीक डिटेलिंग की आदित्य धर ने, एक एक चीज में क्या डिटेल की है इस फिल्म में। एक बहुत बड़ा गूफ हुआ है, ब्लिप हुआ है, और वो ये कि एक सीन में रणवीर सिंह अपने बचपन के दोस्त को, अपने वो दोस्त जसमीन को जो ड्रग ट्रैफिकर होता है, उठाते हैं बाथरूम में कुटता है। जब वो बाथरूम में अपने दोस्त को कुट रहा होता है, शीशे के अंदर कैमरामैन की रिफ्लेक्शन चलक गई। ये थी पीक डिटेलिंग आदित्य धर की। फिल्म बड़ी अच्छी बनाई है, मैं कहने का मतलब बड़ी एंटरटेनिंग फिल्म है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, जिससे एक बात साबित होती है मेरे ख्याल से ये कि अभी हाल ही में क्योंकि कोई
4 दिसंबर को रिलीज हुई थी मेरे ख्याल से, 5 दिसंबर को हुई थी धुरंधर 1। तो इन्होंने कसम खाई हुई थी 19 मार्च को फिल्म रिलीज करेंगे, तो इन्होंने जल्दबाजी में एडिटिंग टेबल पर ये छोटी छोटी चीजें नहीं नोटिस की, तो देयर इज नो पीक डिटेलिंग एक्चुअली। फिल्म के अंदर कैमरा मैन ही नजर आ गया, टेक्स अवे फ्रॉम ऑल द सीरियसनेस ऑफ इट, वो एक मीम बन गया अपने आप में। सो आई होप कि अब जब सिनेमा में फिल्म दिखाई जाएगी किसी तरीके से वो सीन को रिमूव कर दें, उस शॉट को रिमूव कर दें, या एटलीस्ट जब नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज की जाएगी कैमरामैन को फ्रेम में से हटा दें। बट आई मीन दैट्स टफ आस्क, लेट्स सी व्हाट हैपेंस ऑन दैट फ्रंट। बट बहुत बहुत मेजर ब्लिप है अगर आप इस्लामोफोबिक डायलॉग्स डालने के बजाय इस तरह की टेक्निकल डिटेल्स के ऊपर फोकस करते हैं। आपकी फिल्म जो ऑलरेडी बड़ी एंटरटेनिंग है वो यहां से यहां चली जाती, क्या ही बात थी फिर तो। अच्छा, अब मैं इस फिल्म को प्रोपेगेंडा फिल्म क्यों कह रहा हूं, जरा इसके ऊपर आते हैं। मैं इस फिल्म को प्रोपेगेंडा फिल्म इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सबसे पहले तो जिस तरह मैंने कहा, नरेंद्र मोदी की एंट्री होती है फिल्म में, जब उसकी स्पीच टीवी पे दिखाई जा रही होती है, तो ब्रिगेडियर जहांगीर जैसा बदतमीज तरीन आदमी भी कांप उठता है उसको स्क्रीन के ऊपर देखकर। हमें यह दिखाया गया है कि इस मोदी में वो बात है जो पहले के वाजपेयी के अंदर नहीं थी, जो पहले के मनमोहन सिंह के अंदर नहीं थी, जो कि पहली की यहां तक कि इंदिरा गांधी के अंदर नहीं थी, जिससे शिमला एग्रीमेंट की थी और पाकिस्तानियों को चौड़ कर रखा हुआ था और बिगाड़ कर रखा हुआ था। अब मोदी आया है, वो सबको नचा देगा। वैसे असल में बात मुझे पता चली है एप्स्टीन फाइल्स के अंदर ऐसा सुनने में आया है, इस तरह के स्क्रीनशॉट शेयर किए गए हैं। आप लोग कह दोगे एआई है, आप लोग कह दोगे तुमने सही तरह से रिसर्च नहीं की, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि मोदी को इजराइल के अंदर बुलाया गया था एप्स्टीन की जानिब से कि जाए और जाके इजराइल के अंदर डांस करे। तो कौन किसको नचा रहा है और कौन किसकी धुन पे नाच रहा है? क्योंकि इस फिल्म के अंदर ताना दिया जाता है कि तुम पाकिस्तानी लोग हमारे लिए मुजरा करोगे वगैरह वगैरह। नाच कौन रहा है, मुजरा कौन कर रहा है? एप्स्टीन फाइल्स तो मुझे बता रही थी कि वो तो मोदी ने किया। अब मुझे डर लग रहा है मेरी ये वाली वीडियो इंडिया में बैन हो जाएगी। और कर भी क्या सकते हैं यार ये लोग, इस तरह के डिक्टेटोरियल किस्म के लीडरान है। तो इस फिल्म को मैं प्रोपेगेंडा फिल्म इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक सीन में अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर, जो कि बेसिकली दिखाया गया है कि वो आईएसआई को सिंबलाइज करता है, मतलब इस फिल्म में दिखाया गया है कि आईएसआई की ह्यूमन फॉर्म अर्जुन रामपाल है, मेजर इकबाल का कैरेक्टर है। वो एक सीन के अंदर कह रहा होता है कि हम ये जो सारे पैसे आएंगे हमें ड्रग्स वगैरह बेचकर भारतीयों को, भारतीय ड्रग ट्रैफिकर्स को जो हम ड्रग बेचेंगे, उस पैसे से हम भारत में बैठे हुए एनजीओस को, यूनिवर्सिटियों को, स्कॉलर्स को फंडिंग देंगे। तो पहली चीज तो प्रोपेगेंडा में इसलिए इस फिल्म को कह रहा हूं क्योंकि ये फिल्म सिर्फ पाकिस्तान को बुरा भला नहीं कह रही है, फिल्म कह रही है कि जितने भी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भारत में बैठे हुए हैं, हाँ वही जिनके ऊपर यूएपीए के आप लोगों ने चार्जेस थोपे हुए हैं और उनको जेलों में डाला हुआ है, आप ये दरअसल बता रहे हो कि जो कोई भी मोदी की मुखालफत करता है और बीजेपी और आरएसएस की मुखालफत करता है, या जो कोई भी इंसानी हकूक की भारत में बात करता है, वो सारे के सारे दरअसल गद्दार हैं, वो अर्बन नक्सल हैं, वो सारे सेल आउट्स हैं, वो देशद्रोही हैं, और उनकी फंडिंग डायरेक्टली आईएसआई के मेजर इकबाल की तरफ से आ रही है। आप एक तो इस फिल्म के अंदर ये दिखा रहे हो, मैं इस चीज को प्रोपेगेंडा फिल्म कह रहा हूं। एक बड़ा दिलचस्प सीन है जिधर के वो जूस वाला आलम उसकी दुकान में बैठा होता है रणवीर सिंह, और टीवी के ऊपर सुर्खियां चल रही होती हैं कि जी उड़ी के अंदर मुबैना तौर पे पाकिस्तान ने हमला कर दिया है और भारत अब सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। तो आप लोगों को ये दिखा रहे हो कि मोदी जब तक नहीं था तो कोई रिटेलिएट नहीं करता था, कोई सर्जिकल स्ट्राइक पे पाकिस्तान पे करता नहीं था, बदले में हम सिर्फ चुप करके सहते थे और अमन की आशा की बातें किया करते थे। तो इस फिल्म में आप दिखा रहे हो कि मोदी का होना एक एक भारतीय के लिए कितना जरूरी था, निश्चित था। तो इसको मैं प्रोपेगेंडा ही कहता हूं। आपने खनानी ब्रदर्स का कैरेक्टर पार्ट 1 में दिखाया, पार्ट 2 में दिखाया कि किस तरह से वो प्लेट्स इस्तेमाल करते हैं, वो वाले प्लेट्स जिसके ऊपर के डिजाइन होता है भारतीय 500 और 1000 रुपए के नोट्स का, और वो उन्हीं फेक नोट्स को भारत के अंदर सर्कुलेट कर रहे होते हैं। और इसलिए मोदी बेचारी की इतनी बड़ी मजबूरी हो गई थी, जो कि इस फिल्म में भी दिखाया गया है धुरंधर द रिवेंज में, कि मोदी ये घोषणा करता है टेलीविजन के ऊपर आकर कि अब से 500 और 1000 रुपए का नोट अब नहीं चलेगा, अब वो बिल्कुल ही फर्जी हो गया है, वो नकली हो गया है, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। इस फिल्म के अंदर उन्होंने ये नहीं कवर किया कि इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस हुए क्या थे एग्जैक्टली उस डीमोनेटाइजेशन पॉलिसी के। क्यों? क्योंकि प्रोपेगेंडा फिल्म है। मैं इसको प्रोपेगेंडा फिल्म क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस फिल्म में एक बहुत अहम सीन है, और वो बहुत अहम सीन ही है, और वाहिद एक ऐसा सीन है जिसके अंदर एक फीमेल कैरेक्टर को कोई अहमियत दी गई है या कोई स्क्रीन टाइम दिया गया है। सो इस फिल्म में एक बड़ा अहम सीन है जिधर के यालीना, यानी के जो रणवीर सिंह की बीवी होती है, जिसको उसने ट्रैप किया होता है, छोटी बच्ची को बेचारी को, सारा अर्जुन ने जो कैरेक्टर प्ले किया है, उसको पता चल जाता है कि जी मेरा पति तो भारतीय एजेंट है, भारतीय स्पाई है। तो अपने खावंद का, रणवीर सिंह का सामना करती है, कन्फ्रंट करती है उसको कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुम भारतीय एजेंट हो, तुम भारतीय जासूस हो। तो वो उसको एक बात बताते हैं, वो कहता है कि हमारी लड़ाई तुम पाकिस्तान के लोगों के साथ नहीं है,
हमारी लड़ाई उन लोगों के साथ है जिन लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर कंट्रोल कर रखा हुआ है। यानी कि उसके कहने का मतलब होता है कि भारत की लड़ाई पाकिस्तान के, आप कह लो कि जितने भी हसास इदारे हैं, जितने भी अफसरान हैं, जितने भी सियासतदान हैं, जितने भी अफवाज के मेंबरान हैं, उन सब के साथ है। यानी कि पाकिस्तान के स्टेट अपैरेटस के साथ हमारी लड़ाई है। और वो ये भी कहता है कि वो उसको याद दिलाता है, वो अपनी बीवी को याद दिलाता है कि मोहम्मद रियाज नाम का एक पाकिस्तानी जिहादी था, उसने 50 से ज्यादा भारतीय लोग अहमदाबाद के ब्लास्ट के अंदर कत्ल किए थे। वो अपनी बीवी को याद कराता है कि पाकिस्तानियों ने जयपुर के अंदर ब्लास्ट करके 80 लोगों की हत्या की थी। वो अपनी बीवी को याद दिलाता है कि इकबाल भटकल नाम का एक आदमी था पाकिस्तानी जिहादी, जिसने के मुंबई के अंदर ट्रेन के अंदर ब्लास्ट किए थे और 209 भारतीयों की हत्या की थी। वो ये बताता है कि 26/11 के अंदर 150 लोग भारत के अंदर कत्ल हुए थे, उनकी हत्या हुई थी। और फिर वो ये ताना देता है कि तुम्हारे मुल्क के अंदर ये जितने भी लोग बैठे हुए तुम्हारे रुखाले ये गाजी बने फिरते हैं। तो फिर वो आगे से उन लोगों के ऊपर इस तरह की जबान लान तान का इस्तेमाल करता है, जो कि अगेन अंडरलाइंग उसकी जो अंडरटोन है वो कुछ ऐसी है कि वो एक्चुअली एक पूरा कॉन्सेप्ट जिसको कि मुसलमानों के साथ मुंसलिक किया जा रहा है, वो दरअसल उसके टुवर्ड्स उसने गाली और लान तान डायरेक्ट कर रखी हुई है, which is again why I say that this is Islamophobic. They are not just totally attacking their version of Pakistani state apparatus. What they're doing is जो concepts हैं, जो concepts जिनका के various meanings हो सकते हैं to various people in Muslim community, वो सीधा उसके ऊपर जाकर अटैक कर रहे हैं। अंडरलाइंग या जो अंडरकरंट जो सब टेक्स्ट है उसकी बात का, वो एग्जैक्टली यही जाकर बनता है। तो वो ये हवाले देता है, वो ये कहता है कि जी जब 1971 के अंदर जंग हुई तो बंगाली औरतों की आबरू के ऊपर जिस तरह से हमला किया गया, जो बलात्कार हुए, वो ये कहता है कि तुम लोग पाकिस्तान के लोग नहीं जानते, अरे जो तुम लोगों के रखवाले बने फिर रहे हैं हम तो उनको दोषी ठहराते हैं। तो मैं दरअसल तुमसे, भारत से ज्यादा तुम पाकिस्तान के लोगों को अपने ही स्टेट से खतरा है। वो ये जस्टिफिकेशन देता है कि मैं इसलिए जासूसी कर रहा हूं। इन शॉर्ट रणवीर सिंह कहता है कि मैं जासूस बन के पाकिस्तान में आया हूं पाकिस्तानियों को बचाने के लिए, पाकिस्तानियों को पाकिस्तान से बचाने के लिए मैं इधर आया हूं। यानी सेवियर, एक मसीहा बनकर, एक मसाया कॉम्प्लेक्स लेकर, एक सेवियर कॉम्प्लेक्स लेकर मैं इधर पहुंचा हूं। उसके ऊपर मेरा उत्तर ये है इस फिल्म के मेकर्स को, और जिस किसी को भी इस फिल्म के अंदर लगता है कि बहुत सच बताया गया है, उन सबको मेरी तरफ से एक यही संदेश है, हम पे एक एहसान करना। यानी हम पाकिस्तानियों पर, या कम से कम मुझे बाकी पाकिस्तानियों का तो नहीं पता, मैं पाकिस्तानी हूं, मेरे मुल्क में क्या हो रहा होता है, मुझे किस बात से दिक्कत है उसकी तो मैं दिन रात क्रिटिसिज्म कर ही रहा होता हूं, इसी मुझे बड़े लोग यहां भी नहीं पसंद करते। लेकिन मेरा एक ही संदेश है आदित्य धर और इस फिल्म के मेकर्स को, और वो ये है कि मैं पाकिस्तानी हूं और मुझ पे एक एहसान करना कि मुझ पे कोई एहसान ना करना। मतलब हमें रणवीर सिंह की जरूरत पड़ेगी, हमें कुलभूषण जाधव की जरूरत पड़ेगी हमें बचाने के लिए? ना बाबा, नहीं चाहिए। तुम लोग अपने अपने आप को बचा लो तो बड़ी बात है। क्योंकि ये बात तो मैंने पहले भी एक इंटरव्यू पे कही थी और ये मैं बार बार कहता हूं, स्टेटहुड का कॉन्सेप्ट ही ये होता है टेरिटोरियलिटी, और टेरिटोरियलिटी और टेरिटोरियल गेन्स के लिए स्टेट अपैरेटस में जो कोई बैठा होता है, आप किसी मुल्क की बात कर लो, आप पाकिस्तान कहो, आप भारत कहो, आप नेपाल कहो, आप भूटान कहो, आप सीरिया कहो, आप अमेरिका कहो आजकल जो कर रहा है, आप ईरान कहो, दो चीजें हमेशा सच होती है। रूल्स डोंट अप्लाई व्हेन इट कम्स अबाउट territorial sovereignty or the concept of territorial sovereignty. You might think that's unfortunate, but that is unfortunately or fortunately that's exactly how it works. Secondly, बिल्कुल हर रियासत का, हर रजीम का अपनी सिटीजनरी के साथ एक ऐसा रिलेशनशिप होता है कि जिधर ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ लॉ होंगे वहां स्टेट के ऊपर ज्यादा अकाउंटेबिलिटी आएगी। और जो कोई राजनीति में होता है और जो कोई इक्तदार में होता है वो कभी अकाउंटेबिलिटी नहीं पसंद करता। अगर कल को आपको भी पावर मिले तो आप भी अकाउंटेबिलिटी पसंद नहीं करोगे। लेकिन अगर आप सिर्फ पाकिस्तान को सिंगल आउट कर रहे हो इस पूरी चीज में, तो यहां प्रोपेगेंडा आ जाता है कि आप अपनी तरफ से कह रहे हो कि एक मुल्क को उठाओ, हम जो इसकी जितनी अपनी तरफ से पोलें खोलना चाहते हैं, आज हमने नियत बनाई है कि हमें लगता है कि आज हमने इनके बारे में एक बात एक्सपोज करनी है, और उसी सांस में आप अपने देश के बारे में एक लफ्ज नहीं बोलते
जिसको कि आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, आपके अपने देश को आपकी जरूरत है। आप पाकिस्तान आकर बैठकर हमजा मजारी बने बैठ कर रहे हो और अपने आप को देशभक्त कह रहे हो, जबकि आपके देश को जरूरत है, आपके देश के मजलूम लोगों को आपकी जरूरत है। वहां प्रोपेगेंडा होता है क्योंकि आप एक बहुत बड़ा सच छुपा के, अगर आप इतने ही बड़े ह्यूमैनिटेरियन होते, यानी ये जो रणवीर सिंह का कैरेक्टर है इतना ही बड़ा ह्यूमैनिटेरियन होता, तो ये फिर अपनी बीवी को सिर्फ ये ना कह रहा होता कि जी अरे पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में पानी को पॉइजन किया गया है, छोटे छोटे बच्चे पॉइजन वाटर पी रहे हैं। पार्ट 1 में ऐसा दिखाया गया था धुरंधर के, और रणवीर सिंह ऐसी बात यहां कह रहा होता है। वो कह रहा होता है कि जी देखो बलोच के लोगों के साथ क्या हो रहा है। आप ये कह रहे होते अपनी बीवी को कि मुझे बलूचिस्तान के लोगों की बड़ी फिक्र है, लेकिन आप साथ में ये भी कह रहे होते, अगर आप सच्चे होते और अगर प्रोपेगेंडा फिल्म ना होती, तो आप कह रहे होते कि 2002 में जब गुजरात में राइट्स हुए थे और जब बुचर ऑफ गुजरात वहां का मुख्यमंत्री बना बैठा था, आज वो मेरे देश का प्रधानमंत्री बन के बैठ गया है, मुझे उस चीज की बड़ी चिंता होती है। आप ये कहते अपनी बीवी को, आपने नहीं कहा। आप ये कहते कि जो आज मेरे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन के बैठा हुआ है, गुजरात के अंदर जब बुचरिंग हो रही थी, जब खास तौर पे वहां मुस्लिम कम्युनिटीज के ऊपर वार चल रहा था, और वो भी उस वक्त के मुख्यमंत्री के ऑर्डर्स के तहत, तो तब एक प्रेग्नेंट औरत के पेट के ऊपर, उसकी कोख के ऊपर से छुरा फेरा गया था और उसके बच्चे को when her womb was sliced and cut open, उसका बच्चा वहीं का वहीं जाया कर दिया गया था। मैं उस तरह के भारतीयों को और गुजरातियों को बचाना चाह रहा हूं, तो आप ये भी कह देते ना फिर उसी सांस में, किसी कारण ही तो मोदी साहब के ऊपर यूएस और यूरोपियन यूनियन के या तो वीजा बैन या तो सैंक्शंस लगे थे। 2005 में तो नरेंद्र मोदी साहब बर्तानिया नहीं गए थे क्योंकि उनको डर था कि यूनिवर्सल जुरिसडिक्शन के तहत उनके ऊपर अरेस्ट वारंट ना जारी हो जाए। जस्की सिंह, रणवीर सिंह, हमजा मजारी साहब, ये बात आपको कहनी चाहिए थी ना अपनी अहलिया यालीना को, आपने क्यों नहीं कही? अगर ये प्रोपेगेंडा फिल्म ना होती तो रणवीर सिंह का कैरेक्टर अपनी बीवी को कह रहा होता कि 2017 में उन्नाव में एक लड़की का, जो कि 17 साल की लड़की थी, बच्ची थी, उसका रेप हुआ और उसका रेप किया था रूलिंग पार्टी बीजेपी के मेंबर कुलदीप सिंह संगर ने। मैं उस तरह के भारतीयों को भी बचाना चाहता हूं, सिर्फ पाकिस्तानियों को नहीं बचाना चाहता। अगर प्रोपेगेंडा फिल्म ना होती तो ये कह रहा होता, अगर प्रोपेगेंडा फिल्म ना होती तो वो ये कह रहा होता कि कठुआ के अंदर जो 2018 में 8 साल की बच्ची आसिफा का एक मंदिर के अंदर रेप हुआ था और उसके रेपिस्ट्स को सपोर्ट करने के लिए बीजेपी रूलिंग पार्टी के मेंबरान सड़कों पे निकले हुए थे। मैं छोटी बच्ची आसिफा जैसी और 8 साल की बच्चियों को बचाने के लिए भारत जा रहा हूं, तो फिर मैं कहता है प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं है। उसने 26/11 के अटैक्स गिनवाए। अगर वो जाफर एक्सप्रेस का जो BLA, जो कि खुला गौरव आर्या जैसे लोग रिपब्लिक टीवी के ऊपर बैठ के कह रहे होते हैं कि उसके मोबाइल फोन के ऊपर कॉन्टेक्ट्स पड़े हुए हैं BLA वालों के, वो उसका भी जरा हवाला देता था ना कि कितने मासूम पाकिस्तान के सिविलियंस भी जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के ब्लास्ट में हाल ही में अभी उनकी हत्या हुई और कत्ल हुए, क्योंकि BLA को समर्थन कहां से मिलता है? भारत से मिलता है। वो उस तरह के पाकिस्तानियों को भी बचाना चाहता है जिनको कि भारत से भी खतरा है। जब भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले साल बोला था कि मैं पाकिस्तान की युवा को कहता हूं कि तुम लोग अपने इदारों के खिलाफ ये करो वो करो, नहीं मेरे पास गोली तो है, तो वो जब पाकिस्तान की यूथ को बंदूक का निशाना बनाने की धमकियां दे रहा था, क्या हमजा मजारी उस तरह के लोगों से, यानी मोदी जैसे लोगों से पाकिस्तानियों को नहीं बचाना चाहता? फिर तो हुई ये प्रोपेगेंडा फिल्म। अगर ये प्रोपेगेंडा फिल्म ना होती तो इस फिल्म के अंदर सच रणवीर सिंह अपनी बीवी को कह रहा होता कि मकबूजा कश्मीर के अंदर 2018 में भारतीय फौज ने जब पैलेट गन्स चलाए थे, तो हिबा यासीन नाम की एक छोटी बच्ची 18 महीनों की, जिसकी की तस्वीर शायद आपको इस वक्त स्क्रीन पे दिख भी रही होगी, उसकी आंखों को किस तरह से उसको नाबीना किया गया, उसकी आंखों को निशाना बनाया गया पैलेट गन्स का। एक 18 महीने की बच्ची को अंधा कर दिया गया। मैं मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फौज से बच्चों को बचाने के लिए जरा भारत का भी एक ट्रिप लगाऊं। अगर तो रणवीर सिंह का एक कैरेक्टर कहता तो मैंने सैल्यूट पेश करना था इस फिल्म के मेकर को। मैंने कहना था इस फिल्म से बढ़ के और कोई सुपरहिट फिल्म हो ही नहीं सकती और इससे ज्यादा खरा सच हो ही नहीं सकता। और फिर मैंने कहना था कि बिल्कुल आप मेरे मुल्क के अंदर क्या होता है, मेरे मुल्क के अंदर ह्यूमन राइट्स के हवाले से क्या होता है, उस पर जरूर बात करो आप, क्योंकि अपने मुल्क
मुल्क के अंदर ह्यूमन राइट्स का ऐसे क्या होता है, आप उसकी बात कर रहे हो, जब तक आप ये नहीं कर सकते तो फिर सिर्फ व्हाट अबाउट ही बनेगी, व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दैट, तू मैं, उससे कोई हल नहीं होने वाला। अगर बुराइयां करनी है तो फिर दोनों देशों की करो, मेरी तरफ से खुली छूट है इस चीज की। फिर मैं कहूंगा प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं है। मुनीब कादिर के द्वारा आप फिल्म बनाओ तो मुनीब कादिर तो फिल्म के अंदर दिखाएगा कि पाकिस्तान के अंदर कहां कहां ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुई है और भारत के अंदर कहां कहां ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुई है। अगर मुझसे फिल्म बनाओ तो धुरंधर फिल्म जरा कुछ ऐसी होती, फिर एक्चुअली धुरंधर की जरूरत ही ना पड़ती, कोई स्पाइन की जरूरत ना पड़ती, क्योंकि स्पाइन की जरूरत नहीं होती, स्पाइन की जरूरत होती है, रीढ़ की हड्डी चाहिए होती है सच बोलने के लिए। कोई जसकिरत या हमजा अली मजारी जैसे कैरेक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ती। अगर प्रोपेगेंडा फिल्म ना होती तो इसके अंदर हमें बताया जा रहा होता कि मकबूजा कश्मीर में किस तरह से फेक एनकाउंटर्स के द्वारा किलिंग की जाती है, वो भी ऐसे लोगों की जो कि बिल्कुल निहत्थे होते हैं सिर्फ इसी क्योंकि उनको टेररिस्ट माना जाता है। और आपका जो एफस्पा या पब्लिक सेफ्टी एक्ट है उसके तहत आपकी फौज को यानी भारतीय सेना को कंप्लीट इम्यूनिटी हासिल है। कितने खानदान खासतौर पर मकबूजा कश्मीर में पूरे भारत में बर्बाद हुए हैं इस किस्म के कवानीन और कानून साजी के तहत, उसके बारे में बात हो जाती। आप ही का अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर बना फिरता है, उसने कहा था कि बंगाली रेफ्यूजीज को, क्योंकि वो ज्यादातर मुसलमान है, वो उनको दीमक कह रहा था और क्या था, बे ऑफ बंगाल में उनको डबो दूंगा और ड्राउन कर दूंगा, और इस तरह के मंशूर के ऊपर वो इलेक्शन और चुनाव जीता। जरा उसका भी तो जिक्र कर देते ना रणवीर सिंह साहब, तो मजा आ जाना था। अगर प्रोपेगेंडा फिल्म ना होती तो 2018 और 2019 में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने जो कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुए हैं उस पर जो रिपोर्ट शाया की और भारतीय सेना के बारे में जो बातें कही उसका जिक्र कर देते। हाँ, उस रिपोर्ट में पाकिस्तान के बारे में भी काफी बातें कही है ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने, पर भारत के बारे में बड़ा कुछ कहा है, जरा उसका जिक्र कर देते ना। जिक्र करते जो 2016 में गार्डियन के ऊपर रिपोर्ट निकली थी जिसमें बताया गया था कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज और भारतीय पुलिस कैदियों को किस तरह से प्रिजन में टॉर्चर करती है। कैसे टॉर्चर करती है, उन्हीं की लिम्ब्स को, उन्हीं के टांगों और बाजुओं के ऊपर से गोश्त को उतार कर उन्हीं को उनका गोश्त जबरदस्ती खिला रही होती है। ये मैं नहीं कह रहा, स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, 2016 की गार्डियन की रिपोर्ट ये कह रही है। फिर आप ये भी कहते हैं और आप अपनी छोटी सी बच्ची यानी 19 साल की बीवी को कह रहे होते, जो शायद 20-21 साल की होगी ये फिल्म में, आप उसको कह रहे होते कि मैं ना कि सिर्फ पाकिस्तानियों को बचाना चाह रहा हूं, मैं भारतीयों को भी बचाना चाह रहा हूं। तो फिर मैंने कहना था कि हीरो है, अभी तो मुझे प्रोपेगेंडिस्ट लगता है। मैं इससे कह रहा हूं कि फिल्म प्रोपेगेंडा फिल्म है जो कि मोदी की एक एक चीज को जस्टिफाई कर रही है और उसके एक एक पाप को या तो पुण्य में बदल रही है या उसके ऊपर पर्दा डाल रही है। भूल गया रणवीर सिंह का कैरेक्टर ये जिक्र करना कि 2020 में जब दिल्ली राइट्स हुए थे तो 50 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई थी और उसमें से 2/3 लोग जो कि मारे गए थे वो मुसलमान थे। उसके बारे में बात कर लेता ना, इस फिल्म में दिखाया तो बिल्कुल बिल्कुल दिखाया कि सिखों के साथ पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, हिंदुओं के प्रति किस किस्म की भाषा का प्रयोग किया जाता है। और मैं बतौर पाकिस्तानी उसको डिनाई भी नहीं कर रहा। आप अगर डिनाई कर रहे हो तो इससे कर रहे हो क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो फिर चोर कौन। तो मेरा वही संदेश कि बतौर पाकिस्तानी नहीं चाहिए मुझे रणवीर सिंह टाइप जासूस लोग। तुम लोग मेरे मुल्क के अंदर कोई बेहतरी नहीं कर रहे, बदतरी ही कर रहे हो। तुम लोगों ने इधर सिविलियंस ही मारे हैं जब कभी तुम लोगों ने इधर मिस एडवेंचर करने की कोशिश की है। हाल ही में जो 2025 का अटैक हुआ था, मत करो ये एहसान, मत बनो हमारे सेवियर। डोंट बी द मम्मी एंड पापा एंड मम्मी एंड डैडी दैट वी नेवर इवन आस्क्ड फॉर। अपने घर तक रहो। ये जो घुसकर मारने वाली जो तुम लोग चेतावनी देते रहते हो ना, प्लीज फिल्मों में भी अब अच्छी नहीं लगती, तो भूल जाओ। हाँ, इसमें मुझे एक और बड़ा एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर नजर आया और उसको भी दिखाया गया कि वो पाकिस्तान की बहुत हिसास अदारे का कोई मेंबर है और उस कैरेक्टर का नाम था लेफ्टिनेंट जनरल शमशाद हसन। और वो वाला कैरेक्टर हमें दिखाया गया है, कुछ इस तरह से दर्शाया है कि वो इजराइल के मेंबरान को लंदन में मिल रहा होता है और वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर सिगरेट्स उसको बेच रहा होता है और उसको तड़ी देता है माधुन का कैरेक्टर कि मैं तुम्हारे सिगरेट को आउट कर दूंगा, मैं तुम्हारे व्हाट्सएप मैसेजेस और वीडियोस को आउट कर दूंगा अगर तुमने रणवीर सिंह को वापस भारत ना लौटाया। तो स्पॉइलर दे रहा हूं इधर, आखिर में रणवीर सिंह भारत पहुंच ही जाता है और वो इल्जाम किसके ऊपर डालता है, भारतीय जासूसों ने का उजैर बलोच बेचारे के ऊपर, माड़ी किस्मत लेकर पैदा हुआ। लेकिन इस फिल्म के अंदर मैं फिर से कहूंगा वायलेंस, ना कि सिर्फ वायलेंस मौजूद है, मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म बनाने वालों को इस फिल्म में खून खराबा दिखाकर बहुत मजा आया। तो इस फिल्म का एक बहुत ही एक मजेदार सीन है, अर्जुन रामपाल को जब उसका बुढ़ा बाप व्हील चेयर पे बैठ के बहुत तानाबाजी कर रहा होता है, बहुत ज्यादा ताने दे रहा होता है, बहुत ही ज्यादा ताने दे रहा होता है, अर्जुन रामपाल उसको उठाकर डालता है बाथटब में। वो कहता है बुड्ढे खक्खड़, बहुत तेरी जबान लंबी हो गई है, चबड़ चबड़ कर रहा है, सबसे पहले तू बाथटब में डूब,
एक एक सांस को तरस और उसकी जबान को पकड़ते हैं और जोर से पुटते हैं और मोड़ते हैं उसकी जबान को कि तेरी ये जबान बुड्ढे, फेल्ड इंजन, जिंदा लाश, बुड्ढे तू चुप नहीं कर रहा, तेरी ये तीखी जबान से मेरी मां मर गई, फिर तू हमें 71 की भी जंग में जिता पाया, और बच्ची कुच्ची मेरी जो बेटी और बीवी है उनको भी बकवास सुनाता रहता है। वो अपने ही बाप की जबान को पकड़ के और जोर से मरोड़ता है और कहता है बुड्ढे मर, बुड्ढे घुसट, उठ इधर से जा और दफा हो, और उसको वहीं टब में मार देता है। इतना प्रोलॉन्ग्ड सीन, इतनी प्रोलॉन्ग्ड डिपिक्शन ऑफ वायलेंस क्यों? मुझे इसलिए लगता है क्योंकि आदित्य धर को बड़ा मजा आ रहा था फिल्म में वायलेंस दिखाते हुए। और हाँ, आदित्य धर की बीवी यमी गौतम जो कि अपने आप में एक बहुत ही दिग्गज अभिनेत्री है, वो भी इस फिल्म के अंदर स्पेशल अपीयरेंस करती है। उनके कैरेक्टर का नाम शाजिया बानो है, जो कि हक नाम की फिल्म में भी उनके कैरेक्टर का यही नाम था। क्या ये महज इत्तेफाक है? मैं नहीं जानता। कनेक्शन क्या है दोनों फिल्मों में, हक में और धुरंधर में, मुझे वो भी नहीं पता, बट हाँ अभिनेत्री वही है यमी गौतम। और इस फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि आहिस्ता 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 लश्कर तोयबा, जैश मोहम्मद, जमातुद्दावा, इस किस्म की जितनी कलदम तंजीमें हैं उनके मेंबरान सीरियली उनकी हत्या होना शुरू हो जाती है पाकिस्तान के दीगर शहरों और इलाकों के अंदर। और वो फिल्म में दिखाया गया है कि भारतीय करवा रहे हैं और भारत की एजेंट्स के द्वारा उनकी मौतें हो रही हैं। भारत के पास रशिया के जैसे नोविचोक एजेंट्स ऑफ पॉइजन मौजूद हैं जो कि वो डाल देते हैं लोगों के अंदर इस तरह के जो जिहादी हैं और वो उनको मार देते हैं और उड़ा देते हैं। और फिर इसी फिल्म में दिखाया गया है कि दाऊद इब्राहिम इसी इतना बुढ़ा होकर और बुढ़ेड़ा होकर और जिंदा लाश बन के लेटा हुआ बिस्तर के ऊपर, वो इसलिए क्योंकि नबील गबोल यानी जमील जमाली, नबील गबोल के ऊपर जो कैरेक्टर आधारित दिखाया फिल्म में, उसने पॉइजन दे दिया था दाऊद इब्राहिम को और उसको बुड्ढा बना दिया था और उसको बिस्तर पर लटवा दिया था। और इस समय हमें दिखाया गया है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीएसी का एक बहुत करीबी जमील जमाली नाम का एक जो नेता है, एक जो एमएनए है, वो भारतीय जासूस था ऑल अलोंग। और काफी लोग ये कह रहे हैं पहले पार्ट को देखकर कि जमील जमाली का कैरेक्टर नबील गबोल के ऊपर आधारित है, पीपल्स पार्टी के जो मेंबर हैं। तो क्या मतलब ये फिल्म क्या कहने की कोशिश कर रही है? आप एक इल्जाम लगा रहे हो, आप एक आदमी के ऊपर आरोप लगा रहे हो, आप नबील गबोल के ऊपर आरोप लगा रहे हो कि वो भारतीय जासूस है। यहां तो फिर नबील गबोल का हक बनता है कि ये फिल्म जिधर जिधर रिलीज हुई है, ये फिल्म अगर बर्तानिया में रिलीज हुई है जो कि हुई है, अमेरिका में रिलीज हुई है, न्यूजीलैंड में रिलीज हुई है, एवरी सिंगल जुरिसडिक्शन दैट दिस फिल्म हैज बीन रिलीज्ड इन, जब तक के इस फिल्म के मेकर्स ये प्रूव नहीं करते थे कि नबील गबोल या कोई भी ऐसा सियासतदान जो कि सबसे मिलता जुलता लगता है रियल लाइफ में इस जमील जमाली के कैरेक्टर से, जब तक आप ये नहीं साबित कर देते कि वो वाकई में भारतीय एजेंट है, तो ये बहुत संगीन इल्जाम है और ये किसी की सेफ्टी को भी रिस्क में डाल सकता है। तो यहां तो डेफिमेशन का केस बनता है। यहां लोग मुझे कहेंगे अरे फिक्शन समझते हो, ये फिल्म डॉक्यूमेंट्री नहीं है, शुरू में डिस्क्लेमर दिया गया है। डिस्क्लेमर दो या ना दो, इनवेंडो हो गया है और बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी सकती है। टॉट लॉ के अंदर की बात कर रहा हूं, जरा किताबी बात के ऊपर आ जाता हूं। टॉट लॉ मैंने गलती से कभी जिंदगी में पढ़ लिया था, तो इसलिए कहता हूं नबील गबोल साहब, क्योंकि ज्यादातर लोग जमील जमाली के कैरेक्टर को उनके साथ जोड़ रहे हैं, उनका हक बनता है कि जहां जहां ये फिल्म रिलीज हुई है, चलो भारत में तो आपकी दाल नहीं गलने वाली, लेकिन जिधर कहीं और जिस टेरिटरी में फिल्म रिलीज हुई है वहां जरा इनको डेफेमेशन का, इनके ऊपर कोर्ट एक्शन किया जाए, मजा आ जाएगा, थोड़ी और रौनक लग जाएगी, फिल्म को भी और हाइप मिल जाएगी। वो एक बाय प्रोडक्ट है, लेकिन किस कॉस्ट पे चलो हम देख लेंगे। अलबत्ता यही कहना चाहूंगा कि ये फिल्म बिल्कुल प्रोपेगेंडा फिल्म है। बहुत बड़ा कारण है कि अभी हाल ही में 100वीं सालगिरह थी, यानी सेंटेनरी थी आरएसएस की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100वीं सालगिरह के ऊपर पूरा बॉलीवुड पहुंचा हुआ था। वो डरपोक करण जौहर है ना, जिसको गालियां पड़ती रहती थी मोदी भक्तों की तरफ से, जिसके ऊपर इल्जाम लगते थे कि वो ड्रग डीलरी करता है, वो भी वहां पहुंचा हुआ था। अर्जुन रामपाल, रणवीर सिंह, संजू बाबा, इन्होंने तो पहले ही आरएसएस की 100th एनिवर्सरी के ऊपर वीडियोस भी पब्लिश कर दी थी अपने सोशल मीडिया के ऊपर। फिर आप लोगों को लगता है कि हम इतने ही कोई च हैं कि हमें ना समझ आ रही हो। मतलब खान साहब ने एक बात कही थी, हम कोई चूंटियां हैं क्या? तो आपको अगर लगता है कि हम इतने बड़े, या अगर आप दर्शक इतने बड़े चूंटियां हो कि आपको समझ नहीं आ रही कि कितनी बड़ी प्रोपेगेंडा फिल्म हो, तो किससे मजाक कर रहे हो? झूठ तो मत बोलो ना, कम से कम सच का सामना करो। लेकिन प्रोपेगेंडा फिल्म होने के बावजूद मैं सबको रेकमेंड करूंगा जरूर देखना इस चलचित्र का, खूब मनोरंजन उठाना, शौक से फिल्म को देखना, बहुत एंटरटेनिंग है। म्यूजिक डिपार्टमेंट में मजा नहीं आया, पार्ट 1 के गाने बहुत मजे के थे, लेकिन जहां तक रही फिल्म की बात, हालांकि मुझे एक शॉट में कैमरा मैन भी दिख गया, उसको भी अगर मैं साइड पे रख दूं तो, क्योंकि ये जो इसमें इवेंट्स कवर किए गए हैं ये अभी इतने
ताज़ा है हमारी मेमोरी में कि उसकी वजह से ये बहुत एंटरटेनिंग है। और ये जो एक यूनिवर्स क्रिएट किया आदित्य धर ने, मैं तो चाहता हूँ कि ये कंटिन्यू रहे, ये जारी रहे। प्लीज एक थर्ड पार्ट बना दो इस फिल्म का, मेरे जैसे के लिए एंटरटेनमेंट हो जाती है और मुझे रिव्यू करने का भी मौका मिल जाता है। मुझे एक और मौका दो ना रिव्यू करने का। चलो आज का हमारा कार्यक्रम खत्म। आपको बड़ा गुस्सा चढ़ेगा ये वीडियो देखकर, शायद मेरी यही नीयत थी, लेकिन मेरी ये नीयत भी थी कि जो मैं जिस चीज को सच मानता हूँ मैं वो वाला सच दर बयान करूं। वो मैंने किया है। यूट्यूब के ऊपर बैठा हुआ हूं, नीचे कमेंट सेक्शन है, गालियां देना मत भूलिएगा।